वेल ओटाकू फैंस, तो आज मैं जिस एनिमे के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उसका हाइप इतना है कि आप सभी ने उसका नाम तो सुना ही होगा, साकामोटो डेज। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या होता अगर आप साकामोटो की जगह होते? मतलब दुनिया भर के हिटमैन आपकी जान के पीछे पड़े, तो क्या आप उन सब से बच पाते? तो चलिए अब बिना देरी किए बढ़ते हैं एक दिलचस्प कहानी की ओर। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बंदा जो लोगों को मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता, वहां मौजूद सभी लोगों को आसानी से मार देता है। और यहाँ हमें ये पता चलता है कि कुछ समय पहले वो एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करता था जिसका नाम साकामोटो टारो होता है। सभी गैंगस्टर उसके नाम से ही कांपने लगते हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ हिटमैन उसकी तरह बनना चाहते हैं। लेकिन एक दिन साकामोटो स्टोर पर एक लड़की से मिलता है जिसे उससे प्यार हो जाता है और वो अपने हिटमैन वाले करियर को छोड़ उस लड़की से शादी कर लेता है, जिसके बाद उसकी एक बेटी भी होती है। अब हमारा लेजेंडरी हिटमैन काफी मोटा हो चुका है और अपनी छोटी सी दुकान पर काम करने लग जाता है। एक दिन एक लड़का साकामोटो को ढूंढते ढूंढते उनकी स्टोर तक आ जाता है और इधर साकामोटो एक बच्चे को निशाना लगाते हुए देख रहा होता है। तभी अचानक उस बच्चे के बैग से एक इंक की बोतल गिर जाती है, जिसके कारण एक आदमी की सफेद पैंट गंदी हो जाती है। ये देख उस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस बच्चे को उठा लेता है। वो उस बच्चे को मारने ही वाला था कि तभी साकामोटो वहां आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसके गर्दन पर एक पेंसिल घुसा देते हैं। यहाँ पे आता है इस एनिमे का एक लाजवाब ट्विस्ट। साकामोटो ने उसे मारा नहीं था, बल्कि ऐसा करने की वो सोचता है। इसके बाद वो आदमी दुकान से बाहर चला जाता है। ये सभी चीजों को वो लड़का देख रहा होता है जो साकामोटो को खोजने आया हुआ था। वो जान जाता है कि साकामोटो उस आदमी को पेंसिल से मारने का सोच रहा था और यहाँ हमें ये पता चलता है कि वो लड़का अभी हिटमैन है और वो साकामोटो के साथ काम कर चुका है, जिसका नाम सिन होता है। इसके पास एक साइकिक एबिलिटी है, वो किसी के भी थॉट को पढ़ सकता है। साकामोटो उस लड़के को देख उसे मारने की सोचने लगता है, जिसे देख सिन डर जाता है और कहता है, मेरा नाम सिन है, मैंने आपके अंडर काम किया है। इसके बाद वो दोनों बाहर जाकर कुछ बातें करने लगते हैं। सिन कहता है, तो ये बात सच है कि आपने एक छोटी सी दुकान पर काम करना शुरू कर दिया है। सिन चाहता था कि साकामोटो वापस से हिटमैन की दुनिया में आ जाए, लेकिन साकामोटो उसे साफ मना कर देता है। साकामोटो अपने मन में कह रहा होता है कि मेरे हिटमैन वाले दिन अब खत्म हो गए। जिसे सुनने के बाद सिंह कहता है कि आप एक लेजेंडरी हिटमैन हुआ करते थे, हर गैंगस्टर आपके जैसा बनना चाहता था, यहाँ तक कि सभी गैंगस्टर आपसे डरते थे। आखिर आप ये सब कैसे छोड़ सकते हैं? साकामोटो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपना नूडल्स खाने लग जाता है। सिंह कहता है, अब ये कितना मोटा हो गया है, इसे तो पहचान पाना भी मुश्किल है, और अपने पैकेट से सिगरेट निकालकर उसे जलाने लगता है। तभी साकामोटो बिजली की रफ्तार से उसका सिगरेट काट देता है और उसे नो स्मोकिंग की बोर्ड दिखाता है। साकामोटो की स्पीड देख सिन ये बात समझ जाता है कि भले ही वो मोटा हो गया है, लेकिन अब भी वो उतना ही खतरनाक है। अगर वो चाहे तो सिन को एक ही झटके में आसानी से मार देगा। तभी वहाँ एक डिलीवरी वाला आता है और साकामोटो को उसका सामान देकर उसकी मदद मांगता है। सिन यहाँ पर ये सोचने लग जाता है कि शायद साकामोटो अभी भी किसी मिशन पर है और एक आम आदमी होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उस डिलीवरी मैन को साकामोटो की मदद इसलिए चाहिए थी ताकि वो अपना पेड़ कटवा सके। यहाँ सिंह को ये मालूम होता है कि साकामोटो टाउन में सभी लोगों की मदद करता है और इस टाउन के सभी लोग साकामोटो को पसंद करते हैं। इतने बड़े हिटमैन को ऐसे चंगू मंगू काम करते देख सिंह को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि मेरे नजरों में साकामोटो आपकी रिस्पेक्ट कम हो गई है। इसके बाद वो अपनी कार में जाकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि पूरे 5 साल बाद मैं साकामोटो से मिला हूँ, लेकिन वो आज भी कितने कूल है। भले ही उनका शरीर मोटा हो गया, लेकिन उनकी टेक्निक और उनका ऑरा अभी तक कम नहीं हुआ। बस वो फिर से उसके साथ काम कर पाता। तभी सिन को उसके बॉस का कॉल आ जाता है, जो पूछता है कि क्या तुमने साकामोटो को वापस काम पर आने के लिए मना लिया? जिस पर सिन उन्हें बताता है कि उसने मना कर दिया। तो उसका बॉस कहता है, तो फिर किस बात की देरी, जाओ उसे मार दो, क्योंकि अगर कोई हमारी गैंग को छोड़कर जाता है तो हम उसका सफाया कर देते हैं। यही हमारी दुनिया का असली सच्चाई है। और वो सिन को कहता है कि अगर तुम इस काम में नाकामयाब रहे तो कोई बात नहीं, मैं अपने बंदे बेचकर उसे मरवा सकता हूँ। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सिन साकामोटो का बहुत बड़ा फैन है और वो ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन काफी सोचने के बाद सिन समझ जाता है कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं। अगर उसने साकामोटो को नहीं मारा तो उसकी जगह कोई और साकामोटो को मार देगा। अगर साकामोटो को मरना ही है तो ये उसी के हाथों होना चाहिए। अगले दिन हम देखते हैं कि सिन वापस से उसकी शॉप पर पहुंच जाता है, जहां उसकी वाइफ उसे बोलती है कि तुम तो कल भी आए थे ना, जिस पर सिन उसका कोई रिप्लाई नहीं देता और अपनी गन में साइलेंसर लगाकर दुकान के अंदर चला जाता है। सिन साकामोटो को बोलता है कि आज मैं इस शहर को छोड़कर जा रहा हूँ और साकामोटो पर एक गोली चला देता है, लेकिन साकामोटो अपनी मुंह में पड़ी एक कैंडी इतनी रफ्तार से फेंकता है कि वो गोली का डायरेक्शन ही चेंज कर देता है। इसके बाद साकामोटो सिन की ओर एक आइसक्रीम फेंकता है, जिसके कारण उसका ध्यान भटक जाता है और साकामोटो वहां से गायब हो जाता है। यहाँ पर सिन साकामोटो का माइंड भी नहीं रीड कर पा रहा होता। तभी साकामोटो सिन के पीछे आकर उसे एक जोरदार लात मारते हैं, जिसके कारण वो दूर
जाकर गिरता है और खुद में ही सोचने लगता है पता नहीं उसे क्या चुल मची जो सीधा साकामोटो से वो भिड़ने आ गया। इसके बाद सिन बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को साकामोटो के घर में पाता है जो कि स्टोर के ऊपर वाले फ्लोर में थी। साकामोटो सिन को अपने साथ डिनर पर बैठाता है लेकिन सिन को समझ नहीं आ रहा होता कि वो लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। वो सोचता है कहीं इन्होंने खाने में जहर तो नहीं मिला दिया। लेकिन जब सिन पहला बाइट लेता है तो उसे वो खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। शायद उसने कई दिनों से घर का खाना नहीं खाया था। सिन यहाँ पर ये समझ जाता है कि साकामोटो ने इन्हीं छोटी छोटी खुशियों के लिए वो काम छोड़ा था। डिनर करने के बाद सिन साकामोटो को थैंक यू बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी साकामोटो उसे एक बोर्ड दिखाता है जिस पर लिखा हुआ था थैंक यू, यहाँ फिर जरूर आना। सिन अब अपने बॉस के अड्डे पे पहुंच जाता है जहाँ उसका बॉस उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कहता है तुम एक आदमी को नहीं मार पाए। अब सिन अपना सर बॉस के सामने झुकाकर साकामोटो को बख्श देने की भीख मांगता है क्योंकि वो अब अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा खुश है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर उसका बॉस बोलता है साकामोटो ने अंडरवर्ल्ड की दुनिया का नियम तोड़ा है, उसको तो मरना ही होगा। जिस पर सिन बोलता है कि उसके जगह तुम मुझे मार दो लेकिन साकामोटो को छोड़ दो। जिस पर उसका बॉस कहता है चलो ठीक है, अगर तुम मर गए तो हम लोग साकामोटो को छोड़ देंगे। और अपने मन में सोचने लगता है कि मरने के बाद इसे क्या पता कि साकामोटो को मैं जाने देने वाला भी हूँ या नहीं। उसकी ये मन की बात सिन पढ़ लेता है और उस पर सीधा गोली पॉइंट कर देता है जिसके बाद इन लोगों में फाइट शुरू हो जाती है। इधर साकामोटो अपनी दुकान में बैठ ये सभी बातों को सुन रहा होता है। जिसके बाद वो एक बटन दबाता है और हम देखते हैं कि एक सीक्रेट दरवाजा खुलता है जिसमें बहुत सारी गन्स होती है। साकामोटो उन सभी गन्स में एक इलेक्ट्रिक गन को लेता है और सिन के पास चला जाता है। इधर सिन किसी तरह अपनी जान बचा रहा होता है क्योंकि वो आसपास के लोगों की माइंड पढ़ सकता है जिसके कारण वो आसानी से छुप पा रहा था। उसका बॉस ये बात नोटिस कर लेता है और अपने सभी लोगों से कहता है कि तुम उसके नजदीक मत जाना वरना वो तुम्हारे थॉट्स को पढ़ लेगा। कोशिश करो कि तुम सभी दूर रहकर ही उसे निपटा दो। इधर सिन की बुलेट्स भी खत्म हो जाती हैं जिसके बाद उसे 3 लोग घेर लेते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी पीछे से साकामोटो की एंट्री होती है। वो अपने इलेक्ट्रिक गन से उन तीनों को शॉक लगा देता है जिसके कारण वो वहीं बेहोश हो जाते हैं। साकामोटो को वहां देख सिन और उसका बॉस पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो सभी लोग साकामोटो को मारने आते हैं लेकिन साकामोटो अपने साथ लाए गए चॉपस्टिक से ही उन्हें मार रहा होता है। यहाँ तक कि साकामोटो अपनी चॉपस्टिक की मदद से उनके द्वारा चलाई गई गोलियों को भी पकड़ ले रहा होता है और अपनी इंसेन स्पीड से सभी को पेलने लगता है। भले ही अब वो मोटा हो चुका है लेकिन उसमें ताकत की कोई कमी नहीं। उन सभी मवालियों का बॉस तो इतना डर जाता है कि वो अपने आदमियों को उस पर एक साथ गोली चलाने को बोलता है लेकिन साकामोटो उनके बंदूक को आधे टुकड़े में काट देता है और उन मवालियों के साथ उनके बॉस को भी पेल देता है। सिन अपने सामने इतने इंटेंस हुए फाइट को देखकर ये समझ जाता है कि ये अभी भी वही लेजेंडरी हिटमैन है। सिन उनसे पूछता है कि उन्हें पता कैसे चला कि वो कहाँ है। जिस पर साकामोटो उसे बताते हैं कि जब वो बेहोश था तब उन्होंने उसकी गन में एक ट्रैकर फिट कर दिया था। जिसके बाद सिन कहता है कि अब वो इस टाउन को छोड़कर जा रहा है। तभी साकामोटो उसे अपनी शॉप का एक यूनिफॉर्म देता है और उसे हर घंटे का चार्ज बता देता है और उसे कहता है कि अगर उसने ओवर टाइम किया तो उसे अलग से पैसे मिलेंगे। सिन सोचता है कि साकामोटो उसे अपनी शॉप पर काम करने का ऑफर दे रहा है जिस पर वो तुरंत राजी हो जाता है। और अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सिन अब साकामोटो के साथ शॉप संभालने लगता है। जब वो देखता है कि नूडल्स का स्टॉक खत्म होने वाला है तभी उसकी नजर साकामोटो पर पड़ती है। तब उसे ये समझ में आ जाता है कि नूडल्स कोई और नहीं साकामोटो ही खत्म कर रहा है। सिन अपनी माइंड रीडिंग एबिलिटी के कारण लोगों को तुरंत ही उनके जरूरत का सामान देने लग जाता है और इधर साकामोटो की वाइफ और उसकी बेटी को भी वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। तभी वही बच्चा वहाँ आ जाता है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। वो सिन को अपने साथ खेलने को बोलता है जिस पर सिन उसे मना करते हुए कहता है कि अभी नहीं, अभी उसकी शिफ्ट बाकी है और वैसे भी पिछले वाले जॉब से तो ये जॉब काफी ज्यादा बेहतर है। जिस पर वो बच्चा पूछता है कि पिछला जॉब आखिर था क्या। जिस पर साकामोटो अपने मन में कहता है कि उस बच्चे को अगर तुमने कुछ भी बताया तो तुम्हारी खैर नहीं। सिन बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उस बच्चे को बताता है कि पहले वो सफाई का काम करता था। और अब हम देखते हैं कि सिन साकामोटो की तारीफ कर रहा होता है कि इतना मोटा होने के बाद भी वो कितना खतरनाक है, वो कितनी आसानी से उन गुंडों को पेल रहा था। साकामोटो अपने मन में सिन से कह रहा होता है कि तुम शांत रहो और अपना काम करो जाकर, पर सिन उनकी एक नहीं सुनता और कहता है कि कैसे उन्होंने एक ही झटके में उन सभी को मार दिया। और ये बात साकामोटो की वाइफ जिसका नाम एओई है वो भी सुन लेती है और साकामोटो से पूछती है कि कहीं फिर से तुमने हिटमैन वाला काम तो शुरू नहीं कर दिया। और इधर हम देखते हैं कि साकामोटो की बुरी तरह से फट जाती है और वो डरते डरते बोलता है नहीं नहीं। लेकिन सिन अभी भी कह रहा होता है कि वहाँ तो आपने सभी को मार दिया था। जिस पर साकामोटो उसे बताता है कि मैंने किसी को मारा नहीं था, बस थोड़ा घायल किया था। एओही को इतना सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि अगर तुमने ये काम जारी रखा और हमारे फैमिली रूल को तोड़ा तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। जिसे सुनकर साकामोटो के पसीने छूटने लग जाते हैं।
योही के वहां से चले जाने के बाद सिन साकामोटो से पूछता है कि क्या है ये फैमिली रूल, जिस पर साकामोटो उसे पेंसिल से मारने का सोचता है और बोलता है तुम अपना मुंह बंद ही रखा करो तो ज्यादा सही रहेगा। इसके बाद सिन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि साकामोटो और सिन चाइना टाउन जाते हैं, जहाँ सिन को लग रहा था कि साकामोटो स्टोर के लिए कुछ सामान लेने वहां गए हैं। लेकिन जब सिन देखता है कि साकामोटो वहां इतनी दूर बस बंच लेने गए हैं जो कि उनकी फैमिली को बहुत पसंद है, तो सिन फिर से उनकी फैमिली रूल के बारे में पूछता है, लेकिन साकामोटो उसे बताने से मना कर देते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि साकामोटो ने कभी भी सिन से एक शब्द नहीं बोला, बल्कि वो अपने मन में सभी बातों को सोचते थे जिसे सिन अपनी एबिलिटी की मदद से पढ़ लेता था। इसके बाद साकामोटो अपना बंच लेकर आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि अचानक एक लड़की खिड़की तोड़कर साकामोटो के ऊपर गिर जाती है, जिसके कारण उसके सभी बंच जमीन पर गिर जाते हैं। और हम देखते हैं कि कुछ लोग उस लड़की को मारने आए हुए थे, लेकिन वो लड़की भी उनसे लड़ने को तैयार हो जाती है। और हमें यहाँ इस लड़की का नाम बताया जाता है जो कि है मिस्ट्री गर्ल लू साउ टैंग। इधर सिन साकामोटो से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, लेकिन हमारा साकामोटो अभी भी अपने खराब हो गए बंस को देख रहा होता है। वो सभी गुंडे अब लू पर हमला कर देते हैं, लेकिन लू अकेले ही उन सभी को पीट देती है। सिन उस लड़की को लड़ते हुए देखकर ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो कहता है कि ये तो ताइची मार्शल आर्ट्स का यूज कर रही है। तभी एक गंजा आदमी लू को पीछे से पकड़ लेता है और बाकी के उसके सभी साथी उसे चाकू मारने आगे बढ़ते हैं, लेकिन साकामोटो एक चमचे की मदद से उनके चाकू को तोड़ देता है और उसे एक ही मुक्के में बेहोश कर देता है। इधर सिन भी पीछे से उस टकले आदमी के सर पर एक पत्थर मारता है, जिसके कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है और एक आदमी को तो लू अकेले ही निपटा देती है। तभी पीछे से बाकी के सभी गैंग मेंबर्स आ जाते हैं और उन सभी को लगता है कि लू के साथ वो दोनों जो हैं वो उसके गैंग मेंबर्स हैं। साकामोटो जब उन सभी के हाथों में गन्स देखता है तो उस लड़के को उठाकर भागने लगता है, जिसे वो गुंडे पकड़ नहीं पाते और अपने बॉस के पास जाकर बोलते हैं कि वो लड़की तो भाग गई और उस लड़की के साथ उसके दो साथी भी थे जो उसकी मदद कर रहे थे। जिस पर उसका बॉस कहता है कि उस लड़की के चक्कर में हमने उसके पूरे क्लैन को मार दिया और तुम लोग मुझे यहाँ बता रहे हो कि वो लड़की भाग गई। जिसके बाद वो आदमी अपने बॉस से माफी मांग ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक आदमी आता है और उसकी गर्दन काट देता है और अपने भाई से कहता है ये देखो ये अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रहा है। और हमें यहाँ ये पता चलता है कि ये दोनों भाई है जिसका नाम सोनी और बाचो है और दोनों ही एक खतरनाक सीरियल किलर है। बॉस उन दोनों को कहता है कि उस लड़की के पास एक चाबी है जिसके कारण हम पूरे ब्लैक मार्केट में राज कर सकते हैं, तो चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें उस लड़की को ढूंढना ही होगा और अगर उनके रास्ते में कोई आता है तो उन्हें वो बेझिझक खत्म कर सकते हैं। और इधर हम देखते हैं सिन और साकामोटो को ये पता चलता है कि वो लड़की एक माफिया फैमिली की बेटी है जिसके पास एक चाबी है और वो सभी गुंडे इसी चाबी के पीछे पड़े हैं और ये चाबी एक हिडन वॉल्ट की है जिसे उसकी फैमिली ने दी थी। जिस पर सिन उसे कहता है कि तुम ये चाबी फेक क्यों नहीं देती, क्या ये चाबी तुम्हारी जान से ज्यादा कीमती है। जिस पर वो लड़की कहती है कि इस चाबी को बचाते बचाते मेरे माँ बाप मारे गए और अगर मैं ये चाबी ऐसे ही उन लोगों को दे दूंगी तो मैं मरने के बाद अपने माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी। लू उन दोनों से कहती है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है और वहाँ से जाने लगती है। वो जाने ही वाली होती है कि तभी साकामोटो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें बंस बनाने आते हैं। जिस पर वो लड़की कहती है हाँ मेरे पापा ने मुझे सिखाया था। सिन साकामोटो को समझाता है कि हमें इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। जिस पर साकामोटो कहता है कि हमें इस लड़की को बचाना ही होगा और अगर हम सभी घर सही सलामत पहुंच गए तो ये हमारे लिए बंस बनाएगी। लू साकामोटो का रिप्लाई कर पाती तब तक बाचो वहां आकर साकामोटो के फेस पर एक जोरदार लात मारता है जिसके कारण वो एक बिल्डिंग में जाकर गिरता है। लू सिन से कहती है कि ये दोनों जुड़वा भाई है और बहुत ही खतरनाक हिटमैन है। ये दोनों जुड़वा भाई बहुत ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं लेकिन कभी अपने टारगेट को जिंदा नहीं छोड़ते। ये दोनों सीरियल किलर हैं जिन्हें लोगों को मारने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ये दोनों भाई साइको से कम नहीं, क्योंकि अपने टारगेट का वो सर काट कर उसकी स्केचिंग बनाना पसंद करते हैं। उनकी इतनी तारीफ सुन बाचो कहता है कि लगता है अब हम फेमस हो गए। लेकिन तभी सोनी कहता है कि हम लोग हिटमैन हैं, हमारे बारे में लोग जितना कम जाने उतना हमारे लिए अच्छा है। इतने में ही सिन सोनी को मारने आता है और सोनी उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है कहीं तुम गुस्सा तो नहीं, हमने तुम्हारे पार्टनर को मार डाला। जिस पर सिन कहता है तुम्हें लगता है वो इतनी आसानी से मर गया होगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग कोई सड़क चापिटमैन हो जिसे साकामोटो के बारे में नहीं पता। तभी बाचो लू को मारने ही वाला होता है। इतने में साकामोटो पीछे से आकर एक जोरदार मुक्का मारता है जिसके कारण वहाँ की छत टूट जाती है। सभी लोग नीचे वाले फ्लोर में आकर गिरते हैं। तभी सोनी पूछता है कि तुम हो कौन। जिस पर साकामोटो कहता है राजमा के बंस भी टेस्टी लगेंगे। छत तोड़कर ये सभी एक किचन में आ गए थे। तभी सोनी लू से कहता है कि तुम अपनी चाबी मुझे दे दो तो मैं तुम्हें आसान मौत
मौत दूंगा। जिस पर लू कहती है ये उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी है, तो उसके बारे में तो वो भूल ही जाए। तब सोनी कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी यही कहा था जब हमने उन्हें मारा था। इतना सुनते ही लू खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उनकी ओर अटैक करने पड़ जाती है। तभी साकामोटो उसे पीछे फेंक देता है और सिन उसे समझाता है कि उसे गुस्से में फैसले नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गुस्से में उठाया गया कदम हमेशा ही गलत साबित होता है। लू उन्हें बताती है कि उस वॉल्ट में उनके परिवार का सब कुछ है और इन गुंडों ने उसी कीमती चीजों के लिए इसके परिवार को मार दिया। इधर सोने ली की ओर एक चाकू फेंकता है जिसे साकामोटो अपने हाथों से ही पकड़ लेता है। फिर सोने साकामोटो से कहता है तुम हमारे काम में टांग मत अड़ाओ वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और इधर बेचारी लू ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर साकामोटो उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल रहा है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ साकामोटो एओई के लिए क्रिसमस पर गिफ्ट लाया था, लेकिन साकामोटो के फेस पर ब्लड लगे होने के कारण एओई समझ जाती है कि वो किसी को मार कर आ रहा है। एओई उसे कहती है कि उसे दूसरों की खून की कमाई वाला गिफ्ट नहीं चाहिए और बोलने लग जाती है कि अगर वो दूसरों को मारने का काम नहीं छोड़ेगा तो वो दोनों साथ में भी नहीं रह सकते हैं। और एक रेलिंग से नीचे कूद जाती है जिसे देख साकामोटो भी उस रेलिंग से कूद जाता है और हवा में ही एओई को पकड़ लेता है। वो दोनों नीचे बर्फ पे गिरते हैं जिनके कारण उसे कोई चोट नहीं आती और उनकी जान बच जाती है। फिर एओई उसे समझाते हुए कहती है कि अगर वो मर जाती तो साकामोटो उसे मिस करता, इसलिए साकामोटो भी उसके लिए कूद गया और इसी फीलिंग को प्यार कहते हैं। एओई साकामोटो से प्रॉमिस करवा लेती है कि अब वो किसी को नहीं मारेगा और यही उसकी फैमिली का रूल होगा। अब तक उसने जितने लोगों को मार कर पाप किया है अब से सभी लोगों की जान बचाएगा ताकि उसका पाप धुल सके। इधर हम देखते हैं कि सिन साकामोटो का माइंड रीड कर लेता है जिसके कारण उसे पता लग जाता है कि उनके फैमिली रूल के हिसाब से अब से वो किसी की जान नहीं लेगा। और हम देखते हैं कि वो दोनों हिटमैन साकामोटो पर वार करने आगे आते हैं, लेकिन हमारा साकामोटो सिर्फ चमचे और कुलचे से ही उनसे लड़ने लगता है। वो दोनों मिलकर भी साकामोटो का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। इतनी बेइज्जती हो जाने के कारण वो दोनों अपनी कॉम्बाइंड टेक्निक से साकामोटो पर अटैक करते हैं और उसे काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन साकामोटो उनके सभी अटैक्स को आसानी से डॉज कर लेता है और डॉज करते करते उसकी गर्दन का एक नस खिंच जाता है जिस पर सिन बैंडेज लगा देता है। और इधर सोने सोच में पड़ जाता है कि आज तक उनके कॉम्बाइंड अटैक को कोई भी नहीं डॉज कर पाया, लेकिन ये इतना मोटा होने के बाद भी हमारे सभी अटैक्स को इतनी आसानी से कैसे इसने डॉज कर लिया। यहाँ तक कि हमारे अटैक से उसे एक खरोच तक नहीं आई। इसके बाद वो दोनों भाई और भी खतरनाक टेक्निक यूज करने का सोचते हैं, लेकिन तब तक साकामोटो बाचो के सर पर एक हांडी मार देता है और सोने की ब्लेड तोड़ देता है। सोने अब साकामोटो को छोड़ लू की ओर उसे मारने जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिन उसका माइंड पढ़ उसे एक रस्सी की मदद से नीचे गिरा देता है, जिसके बाद साकामोटो उसके सर पर फ्रिज पटक देता है। अब क्या, अब तो वो दोनों भाई बुरी तरह हार जाते हैं और सिन उन दोनों को एक रस्सी की मदद से बांध देता है। जिसके बाद लू पूछती है कि आखिर तुम दोनों हो कौन, जिसका जवाब देते हुए साकामोटो कहता है कि हम तो बस एक शॉप पर काम करते हैं। फिर सिन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि उन दोनों का बॉस बाचो और सोने का इंतजार कर रहा होता है और कहता है कि आखिर ये दोनों गधे कहाँ मर गए, उन्हें तो बस एक लड़की से चाबी छीन कर लाना था। वो बॉस उस वॉल्ट के बाहर ही खड़ा होता है, लेकिन उसे खोलने के लिए उसके पास चाबी नहीं थी। तभी पीछे से साकामोटो और सिन बाचो और सोने को लेकर आते हैं, जिसे देखने के बाद बॉस कुछ समझ नहीं पाता और सोचने लगता है कि आखिर ये दोनों अंदर कैसे आए, बाहर तो बहुत सारे गार्ड्स थे। तभी पीछे से लू आकर बॉस के गर्दन में चाकू रख देती है, जिसके कारण बॉस बहुत ज्यादा डर जाता है और लू से अपने जान की भीख मांगने लगता है। जिसके बाद लू उसकी जान तो नहीं लेती, लेकिन उसे बुरी तरह से पीटती है और कहती है हमें हर बात पर लोगों को मारने की जरूरत नहीं है, हमें पास्ट के जख्मों को भुलाकर एक खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा उसके पापा ने उसे सिखाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि लू अपनी चाबी की मदद से उस वर्ल्ड को खोल देती है और अंदर का नजारा देखने के बाद ये तीनों शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अंदर बहुत सारा कीमती सामान होता है और उन सामानों के साथ कुछ सीडीज, बुक्स और खिलौने भी रखे हुए थे। सिन उन्हीं बुक्स में से एक बुक पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि लू क्लैन का जो भी लीडर होगा उसे अपने सबसे कीमती सामान इस वर्ल्ड में रखना होगा। और लू क्लैन के जितने भी लीडर बने सभी ने अपने अपने कीमती सामानों को यहाँ रखा था और लू के डैड ने एक ड्रिंक यहाँ रखी थी जो वो लू के साथ पीना चाहते थे जब वो बड़ी हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि साकामोटो अपने जेब से बंस निकालता है जो कि कुचले गए थे और उसने अभी तक इसे संभाल कर रखा होता है। ये तीनों मिलकर उन बंस को खा लेते हैं और उन्हें ये स्वादिष्ट भी लगता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ साकामोटो की शॉप पर अब लू भी काम करने लग जाती है। वो यहाँ पर बंस बनाने का काम करेगी, जिस पर सिन लू से कहता है कि तुम्हारे पास तो इतना खजाना है, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत। फिर लू कहती है कि वो अपने खजाने का यूज नहीं करना चाहती क्योंकि वो उसकी खानदानी निशानी है। इधर साकामोटो सिन से कहता है कि वो अब
अब फैमिली का हिस्सा बन चुका है तो उसे भी फैमिली के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जिसके हिसाब से वो आज के बाद किसी को जान से नहीं मारेगा। इसके बाद हमें एक मीटिंग हॉल दिखाया जाता है जहाँ सभी हिटमैन मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं और यहाँ हमें ये पता चलता है कि साकामोटो के सर पर पूरे 1 बिलियन का इनाम रखा गया है। लू को उन गुंडों से बचाने के बाद साकामोटो उसे अपनी शॉप पे काम दे देता है, पर लू हमेशा काम में आने में देरी किया करती थी, जिसके कारण सीन उसकी अच्छे से क्लास लेता है। और तो और वो सामान को भी सही जगह पे नहीं रखती थी। उसका कहना था कि लोग अपनी जरूरत का सामान खुद ही उठा लिया करेंगे, चाहे वो कहीं भी रखा हो। ये सुनने के बाद सिन को ये एहसास तो हो जाता है कि इस लड़की ने आज से पहले कोई भी काम नहीं किया है, जिस पर लू सिन को बताती है कि पहले वो अपने पापा के काम में हेल्प किया करती थी। एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें बोरे को दफनाया करती थी, पर उसे खुद पता नहीं होता था कि आखिर बोरे में है क्या। लू की बातों से परेशान होकर सिन साकामोटो से कहता है कि इस लड़की को हमें काम से निकालना होगा, ये लड़की पूरी पागल है, इसने पूरे दुकान की वाट लगा रखी है। साकामोटो फिर उन दोनों को शांत करते हुए कहता है कि सिन, तुम्हें लू के साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, और लू, अगर तुम्हें आने में देरी हो जाए तो तुरंत ही माफी मांग लेना चाहिए। ये सुन दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अपना साकामोटो कभी इतना नहीं बोलता, और बोलना तो बहुत दूर की बात है, वो इतना कभी सोचता भी नहीं। ऐसा अजीब बर्ताव देख सिन को शक होने लगता है, क्योंकि साकामोटो आज थोड़ा अलग लग रहा था। और तभी गेट खुलता है और एक दूसरा साकामोटो आ जाता है। दो साकामोटो को देखने के बाद लू और सिन पूरी तरह से चौंक जाते हैं। दूसरा साकामोटो चुपचाप अपनी कुर्सी पर जाकर बैठता है और न्यूज़पेपर पढ़ने लग जाता है। इसका मतलब यही है असली साकामोटो। तभी वो नकली साकामोटो उसे चाकू मारने की कोशिश करता है, पर साकामोटो उसके अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और एक चाकू उठाकर नकली साकामोटो के गर्दन पर सटा देता है। फिर दोनों अपने वेपन्स को पीछे कर लेते हैं, जिसके बाद अपना साकामोटो कहता है, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई नागुमो। फिर वो नकली साकामोटो अपने असली वाले रूप में आ जाता है और इसका नाम नागुमो होता है। इसकी एबिलिटी ये होती है कि ये शेप शिफ्ट कर सकता है, और इधर सिन इसकी माइंड को रीड ही नहीं कर पा रहा होता। नागुमो इन दोनों के साथ किए गए प्रैंक पर हंस रहा होता है कि तभी वो दोनों इसको मारकर इसके सर पर एक बॉल बना देते हैं। पर नागुमो इन लोगों को बोलता है कि वो सामने वाले सुपरमार्केट में काम करता है, वो साकामोटो का दोस्त है और सिर्फ 18 साल का है। फिर ये दोनों सोचते हैं कि पर हमारी शॉप के सामने तो कोई भी सुपरमार्केट नहीं है। फिर साकामोटो इन्हें बताता है कि ये एक हिटमैन है और वो इसके साथ काम कर चुका है, और ये साला 27 का है, ना कि 18 का। मतलब कि नागुमो ने फिर से लू और सिन के साथ एक प्रैंक कर दिया, और ये जानने के बाद वो दोनों फिर से नागुमो की अच्छी से धुलाई करते हैं और एक चेयर में बांध देते हैं। फिर नागुमो उन्हें बताता है कि साकामोटो के सर पर एक इनाम रखा गया है, पूरे 1 बिलियन येन का। इतनी बार अपना कटवा लेने के बाद लू और सिन को लगता है कि ये झूठ बोल रहा है, पर नागुमो उसे बताता है कि हाँ, ये बात सच है, और JAA ने कल ही ये बात डिसाइड की है। JAA का मतलब है जापानीज एसोसिएशन ऑफ एसेसियंस। नागुमो उन लोगों को बताता है कि प्राइस के बारे में अभी तक गिने चुने लोगों को ही पता है, पर कल तक ये बात सभी में फैल जाएगी। तभी एक आदमी दुकान पर पिज्जा की डिलीवरी करने आता है और सिन उसका माइंड रीड कर लेता है, जिसमें उसे पता चलता है कि वो साकामोटो को मारने आया हुआ है। ये आदमी भी एक हिटमैन होता है। वो नागुमो के गर्दन पर अपना कटर रखता है और उसे मारने की धमकी देने लगता है, पर इधर तो साकामोटो और लू अपने ही धुन में पिज्जा खा रहे होते हैं। तभी नागुमो अपने चेयर से उठकर उसका गला दबा देता है, जिसके कारण पिज्जा भाई की अब तो चटनी बन चुकी है। पर साकामोटो उसे रोक लेता है, जिसके कारण नागुमो साकामोटो के नो किलिंग रूल का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो एक मामूली हिटमैन है, अगर नागुमो के जैसे और भी हिटमैन आए तो क्या तुम बच पाओगे। और हंसते हुए कहता है, मजाक कर रहा हूँ यार, मेरे ग्रुप वाले तुम्हारे मामले में कभी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। वैसे यहाँ पे मैं आप सभी को एक चीज बता दूं कि नागुमो जिस ग्रुप की बात कर रहा है उस ग्रुप का नाम है ऑर्डर, और ये ग्रुप दूसरे हिटमैन को मारने का काम किया करती है। और मजे की बात तो ये है कि हमारा साकामोटो भी इस ग्रुप का हिस्सा रह चुका है। इसके बाद नागुमो वहाँ से जा रहा होता है कि तभी पीछे से साकामोटो पूछता है कि आखिर मेरे मरने से इन लोगों को क्या ही फायदा होगा। नागुमो उसे बोलता है, पता नहीं, हमें बस मिशन खत्म करना होता है, और वैसे भी तुमने रिटायर होने के बाद कुछ माफिया ग्रुप की बत्ती गुल कर दी है, जिसके कारण तुम और भी ज्यादा हाईलाइटेड हो गए हो। और ये पिज्जा वाला तो नूब था, आगे आने वाले इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे। इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। सिन उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, पर तब तक नागुमो वहाँ से गायब हो चुका था। और इधर हमें पता चलता है कि उस पिज्जा बॉक्स में एक कैमरा लगा हुआ है, जिसकी मदद से कुछ हिटमैन के ग्रुप साकामोटो को देख रहे हैं, और इस ग्रुप का नाम होता है डॉन डेनकाई। ये लोग आपस में ही बात कर रहे थे कि इस मोटे पर सच में 1 बिलियन का इनाम रखा गया है। इससे ज्यादा खतरनाक तो वो नागुमो लग रहा था। तभी उस ग्रुप का लीडर बोलता है, हमें साकामोटो को कोई छोटी चीज नहीं समझना चाहिए, उसको मारना इतना भी आसान नहीं है, आखिर वो भी ऑर्डर ग्रुप का हिस्सा था।
था, जिस पर उन्हीं में से एक बंदा बोलता है, नहीं यार, ऑर्डर बस एक सुनी सुनाई कहानी है, ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करता। साकामोटो वैसे भी अब रिटायर हो चुका है, उसे हम आसानी से मार देंगे। तभी उस ग्रुप के सभी मेंबर देखते हैं कि साकामोटो उस कैमरे के सामने एक गन पॉइंट करता है और उन लोगों से कहता है, अगर तुम लोगों ने मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें नर्क की सैर करा दूंगा। जिसके बाद वो कैमरे में शूट कर देता है। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ साकामोटो और सिन बात कर रहे होते हैं कि कुछ दिन उन्हें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। तभी वहाँ पर साकामोटो की वाइफ और उसकी बेटी आ जाती है। वो लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि अगले दिन उनका थीम पार्क जाने का प्लान था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग थीम पार्क जाते हैं और बहुत सी राइड पर चढ़ते हैं। इधर साकामोटो को टेंशन हो रही थी कि कहीं कोई अटैक न कर दे, और फिर सिन लू से कहता है कि आज हमें साकामोटो और उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करना होगा। तब लू सिन से पूछती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन उन्हें मारने आया है और कौन नहीं। तब सिन उसे बताता है कि 30 मीटर के रेंज में आने वाले सभी लोगों का वो माइंड रीड करेगा और अभी तक हमारे पास कोई भी दुश्मन नहीं आया है। तभी लू बोलती है, मतलब तुम मेरा भी माइंड रीड कर रहे हो बेशरम? जिस पर वो बताता है कि ऐसा नहीं है, उसे बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है, जैसे रेडियो का सिग्नल मिलने के लिए होता है ना, वैसा सेम ही। तभी सिन को एक हिटमैन के बारे में पता चलता है और वो तुरंत ही एक ईयरफोन की मदद से साकामोटो को सतर्क कर देता है। इस हिटमैन का नाम कूरी रहता है और ये एक क्लीनर के ड्रेस में आया हुआ होता है। इधर लू हाना और एओई का ध्यान भटका देती है ताकि उन लोगों को कुछ भी पता न चले। इधर वो हिटमैन साकामोटो के पास से गुजर रहा होता है और उस पर नाइफ से अटैक कर देता है, लेकिन साकामोटो उसी का पेन यूज करके उसे मार देता है। जिसके बाद सिन उसकी बॉडी को लेकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ हमें ये पता चलता है कि उस थीम पार्क में एक और हिटमैन भी आया हुआ है जो कि इन सभी चीजों को होता हुआ देख रहा था, जिसका नाम तात्सु होता है। उसे सिन की एबिलिटी के बारे में पता होता है। वो बोलता है कि इन लोगों से बचना है तो मुझे सोचना बंद करना होगा, वरना मैं पकड़ा जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो किसी तरह बचते बचाते सभी लोगों के साथ रोलर कोस्टर में बैठ जाता है। सिन को उसके ऊपर शक नहीं होता, पर जैसे ही लू उसे देखती है उसे कुछ अजीब लग, जिसके बाद वो हिटमैन सोचने लगता है कि अरे यार, इतना करने के बाद भी मैं पकड़ा गया। ये बात सिन सुन लेता है और साकामोटो को तुरंत ही आगाह कर देता है। जिसके बाद तात्सु साकामोटो पर गोली चला देता है, पर गोली साकामोटो के चश्मे से जाकर टकराती है जो कि बुलेट प्रूफ होती है। तभी सिन तात्सु को लेकर रोलर कोस्टर से नीचे कूद जाता है और उसे बोलता है कि आज साकामोटो छुट्टी पर है, इसीलिए आज मैं ओवर टाइम कर रहा हूँ, और वो फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी पीछे से रोलर कोस्टर आ जाता है, जिससे बचने के लिए सिन जंप करता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए तात्सु उसके ऊपर पॉइजन वाले ब्लेड से अटैक कर देता है। वो लोग अपना लड़ाई जारी रखते हैं, पर पॉइजन के कारण सिन को कुछ दिख नहीं रहा था। तभी फिर से वो रोलर कोस्टर उन लोगों के पास आ जाती है और इस बार सिन तात्सु को लेकर सीधे बनी वाले शो पर गिरता है। वहाँ वो सुगर बनी की कॉस्ट्यूम पहन तात्सु से लड़ाई करने लग जाता है और उसकी अच्छे से धुलाई करता है। इधर तात्सु ये सोच में पड़ जाता है कि आखिर बिना देखे मुझे ये मार कैसे रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो भी अपनी फैमिली के साथ उस शो को देख रहा होता है, जो अपने माइंड में सिन को तात्सु की हर मूवमेंट के बारे में बता रहा होता है। यहाँ तुम सबको तो ये अंदाजा लग ही गया होगा कि आखिर कैसे सिन ने तात्सु को पेला है। वहाँ पर आए हुए सभी लोग सुगर बनी की जीत पर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और किसी को भी ये नहीं पता लग पाता कि वहाँ कोई नाटक नहीं बल्कि असली की फाइट हो रही थी। और अब हम आगे देखते हैं कि साकामोटो को मारने दो और हिटमैन बॉइल्ड और ओबिगुरु भी वहाँ आए हैं। ओबिगुरु कहती है कि यहाँ कुछ ज्यादा ही भीड़ है, हमें अपना काम जल्दी से निपटा कर यहाँ से निकलना चाहिए। तभी बॉइल्ड उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, तुम चींटियों की लाइन पर पैर रखने वाली थी। यहाँ हमें बताया जाता कि बॉइल्ड का सिर्फ एक ही उसूल है, वो सिर्फ अपने टारगेट को ही मारेगा। बॉइल्ड का इस तरह से चिल्लाना ओबिगुरु को पसंद नहीं, लेकिन मन ही मन उसे ये बात बहुत ज्यादा हॉट लगती है। दूसरी तरफ हमें लू को दिखाया जाता है, जो सिन की आंखों में एंटीडोट डाल रही होती है। उन्हें वो एंटीडोट तात्सु के पास से ही मिलता है। साकामोटो अब तात्सु से पूछता है कि आखिर वो काम किसके लिए करता है, जिस पर तात्सु बोलता है, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? जिसे सुन लू तात्सु का जहर वाला नाइफ उसके छाती में घुसा देती है और कहती है, अगर तुम्हें ये एंटीडोट चाहिए तो फटाफट से अपने सारे राज उगलो। तात्सु तुरंत ही बोल पड़ता है कि उसे डोंडेन काई नाम की कंपनी ने हायर किया था, जिस पर सिन कहता है, तुमने तो तुरंत ही सारे राज उगल दिए। तब तात्सु बोलता है, ऐसी कंपनी मेरे और वैसे भी मैं पैसों के लिए काम करता हूँ, मुझे अपनी जान से बहुत ज्यादा प्यार है। वो ये भी बताता है कि वो जेए का मेंबर है, जिस पर लू पूछती है कि आखिर ये जेए है क्या। सिन उसे समझाता है कि जेए का मतलब जापानीज एसोसिएशन ऑफ एसेसियंस है, जो कि एक प्रोफेशनल हिटमैन कंपनी है। और तो और सिन और साकामोटो भी उसके अंदर काम कर चुके हैं। यहाँ तक कि जापान में लगभग 400 से भी ज्यादा हिटमैन प्रेजेंट है। तात्सु अब साकामोटो से पूछता है कि क्या वो सच में द ऑर्डर का मेंबर रह चुका है। साकामोटो उसे कोई भी जवाब नहीं देता, लेकिन उसका रिएक्शन देख वो समझ जाता
जाता है कि दी ऑर्डर कोई झूठी अफवाह नहीं बल्कि सच में एग्जिस्ट करती है। तभी वहाँ एओई और हाना आ जाते हैं। उनको अभी भी ये लग रहा होता है कि तात्सु कोई एक्टर है और सिन मामला संभालते हुए बोलता है कि वो अगले एक्ट की प्रैक्टिस कर रहा है। इसके बाद वो सभी लोग लंच करने जाने लगते हैं। तात्सु अब बड़ी ही हैरानी से पूछता है कि क्या तुम लोग मुझे मारोगे नहीं, जिस पर सिन उसे कहता है यहाँ हम मजे करने आए ना कि किसी को मारने। हाना अब तात्सु के पास आती है और उसके हाथ में एक बैंडेज लगाते हुए कहती है आपने बहुत अच्छा नाटक किया था, और उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। तात्सु अपनी रस्सियों को काटते हुए सोचता है कहीं ये लोग पागल तो नहीं हो गए। छोड़ो यार, अब मुझे इन लोगों को मारने का मूड नहीं, मुझे बस एक रोलर कोस्टर की राइड चाहिए और वापस मैं अपने घर चले जाना चाहता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि खाना खाते खाते सिन बताता है कि एंटीडोट की वजह से उसका सर घूम रहा है और वो किसी का माइंड भी रीड नहीं कर पा रहा है। जिसके बाद लू साकामोटो से कहती है कि अब उन सभी को घर चलना चाहिए। तभी वहाँ एओई आ जाती है और कहती है कि तुम तीनों आज कुछ ज्यादा ही अजीब कर रहे हो, कहीं तुम मुझसे कुछ छुपाते नहीं रहे हो। जो सुन तीनों के होश उड़ जाते हैं। इधर तात्सु एक वॉशरूम में जाता है जहाँ उसकी मुलाकात बॉयड और ओबिगोरो से होती है। ओबिगोरो उसे नीचे गिराकर उसके ऊपर बैठ जाती है, जिस पर बॉयड चिल्लाते हुए उसे कहता है तुम एक अच्छे घर की लड़की हो, अपने टांगे फैलाकर मत बैठा करो। इसके बाद वो बताते हैं कि उनका भी मिशन साकामोटो को मौत की घाट उतारना है। ओबिगुरु ने अभी तक लेजेंड साकामोटो का सिर्फ नाम ही सुना था, वो उसे सामने से देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। साकामोटो का नाम सुनते ही बॉयड के चेहरे पर इचिंग होने लगती है, जिस पर ओबिगोरो पूछती है कि क्या ये इस कार की वजह साकामोटो है। उसका जवाब देते हुए बॉयड कहता है कि नहीं, वो तो बस गिर गया था तो उसे चोट आ गई थी। दिखने में भले ही ये दोनों किसी सर्कस के नौटंकीबाज लग रहे हो, लेकिन तात्सु इनकी ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था। 2 साल पहले बेल्कन सिटी के हादसे में इन दोनों ने मिलकर 200 से भी अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये मार्शल आर्ट के भी मास्टर है और डोंडेन काई में इन्हें पावर कपल के नाम से जाना जाता है। सो सोचता है कि इनके सामने तो सिन और साकामोटो 1 मिनट भी टिक नहीं पाएंगे। और इधर हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों मिलकर एओई से कहते हैं कि नहीं नहीं, वो तो कुछ भी नहीं छुपा रहे हैं, बल्कि उन्हें तो इतना मजा पहली बार आ रहा है और बाकी के सभी राइड्स एंजॉय करने लग जाते हैं। वो सभी भीड़भाड़ वाले इलाके में थे और यहाँ किसी को मारना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। वो तीनों अपनी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी एओई बोलती है कि हमें हॉन्टेड हाउस में जाना चाहिए। जो सुन इन तीनों के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी को मारने के लिए इससे अच्छी जगह बनी ही नहीं है। ना चाहते हुए भी इन तीनों को अंदर जाना पड़ता है। लू को अंदर बहुत ज्यादा डर लग रहा था, इसलिए वो अपने पॉकेट से एक दवाई निकालती है और उसे पी लेती है। इधर बॉयल्ड और ओबिगुरो भी उन पर सीसीटीवी की मदद से नजर रखे हुए थे। उस हॉन्टेड हाउस में बहुत से लोग जॉम्बिस बनकर खड़े होते हैं। तभी उनमें से एक हमला कर देता है, जो कि असल में एक हिटमैन था। साकामोटो डरने का नाटक कर फटाफट उसकी धुलाई लगाता है और उसके कपड़े से उसे जेए का हिटमैन लाइसेंस मिलता है। साकामोटो से लड़ने के लिए ओबिगुरो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी, पर उसे ये भी मालूम था कि बॉयल्ड ही उसका ओपोनेंट बनने वाला है। बॉयल्ड वहाँ खड़ा खड़ा पूरी शराब की बोतल गटक जाता है और बोलता है वो मेरा कोई दोस्त वोस्त नहीं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि जेए के ट्रेनिंग सेंटर का होता है। यहाँ पर ही पहली बार बॉयल्ड की मुलाकात साकामोटो से हुई थी। उस समय वो 15 साल का था और साकामोटो 14 साल का। बॉयल्ड ने उसके बारे में काफी सुना था, इसलिए वो उससे मिलने चला आया। इसके बाद उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब वैलेंटाइंस डे पर बॉयल्ड साकामोटो से कहता है हम जैसे सिग्मा मर्द को कोई लड़की चॉकलेट नहीं देने वाली। लेकिन साकामोटो यहाँ ट्रेनिंग के दौरान लड़कियों में बहुत ज्यादा ही फेमस था। उसे बहुत सारे चॉकलेट और गिफ्ट मिलते हैं। वहीं नागुमो को तो एक फुल कार्ड चॉकलेट मिलता है। वो साकामोटो से पूछता है कि तुम्हारे पीछे कौन है, जिस पर साकामोटो कहता है मुझे नहीं पता। जो सुन बॉयल्ड सदमे में चला जाता है। जिसके बाद साकामोटो उससे कहता है अगर तुम्हें चॉकलेट चाहिए तो इनमें से कोई भी ले लो। उतने दिनों से बॉयल्ड को लग रहा था कि वो और साकामोटो एक जैसे हैं, सिग्मा मर्द, पर उसे लगने लगता है कि साकामोटो कोई सिग्मा मर्द नहीं। ओबिगुरो ये सब सुनने के बाद कहती है चलो इसी बहाने तुम अपना पुराना हिसाब भी चुकता कर लेना। जिस पर बॉयल्ड चिल्लाते हुए से कहता है वो कोई बदला लेने यहाँ नहीं आया। इधर सिन और साकामोटो बारी बारी से सभी हिटमैन को पेल रहे थे और बेचारी लू बहुत ज्यादा ही डरी हुई थी। ये देख सिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है तुम्हें कुछ हाना से सीखना चाहिए। वो इतनी छोटी होने के बाद भी बिल्कुल नहीं डर रही। लू अब फिर से अपनी दवाई वाली बोतल निकालती है और उसे पी लेती है। सिन जब उसकी बोतल को सूंघता है तब उसे पता चलता है कि ये कोई दवाई ववाई नहीं बल्कि इसमें तो दारू रखी हुई है और ये इतने देर से दवाई बोलकर दारू पी रही है। रास्ते में उन्हें एक बंद दरवाजा दिखता है और लू जो कि पूरी तरह से नशे में है उस दरवाजे को खोल देती है। उसमें से बहुत सारे ज़ॉम्बिस निकलते हैं, जिसके कारण वो सभी अलग अलग हो जाते हैं। तभी उसी भीड़ में से बॉयल्ड निकलता है और साकामोटो को एक जोरदार टक्कर मारता है, जिसके कारण वो दीवार तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। अब साकामोटो उसके तरफ एक आईडी कार्ड फेंक कर मारता है, जिसे बॉयल्ड आसानी से डॉज कर लेता है। जिसके बाद बॉयल्ड साकामोटो से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, जिस पर साकामोटो कहता है नहीं और अपनी फैमिली के बारे में पूछने लगता है। बॉयल्ड कहता है कोई बात नहीं, आज के बाद तुम मुझे कभी भूल नहीं पाओगे। इतना कहते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम एओई और हाना को देखते हैं जो कि बेहोश हो गए
गई थी और सिन को मारने यहाँ ओबिगुरो आ जाती है। लेकिन नशे में टूल लू तुरंत ही उसके फेस पर एक जोरदार लात मार देती है। वो बिल्कुल एक ड्रंकन कुंफू मास्टर की तरह लग रही थी। इधर हम फिर से बॉयल को देखते हैं जो साकामोटो से पूछता है, क्या सच में तुम मुझे भूल गए? जिसका जवाब देते हुए साकामोटो कहता है, हाँ भाई, मैं सच में तुम्हें भूल गया। बॉयल कहता है, चलो कोई बात नहीं, मुझे भी तुम धुंधले धुंधले ही याद हो, और अगर तुम्हारी फैमिली गुम गई है तो तुम खुद उन्हें जाकर ढूंढ लो। साकामोटो गुस्से से उसे मारने आता है, लेकिन बॉयल उसके फेस पर एक मिनी बॉम्ब फेंक देता है। अब साकामोटो उसे लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन बॉयल उससे भी बच जाता है और बहुत सारे मिनी बम साकामोटो की ओर फेंक देता है और एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी आवाज ओबिगुरो तक भी पहुंच जाती है, जो कि नीचे वाली फ्लोर में थी। लू ओबिगुरो को एक पंच मारती है, लेकिन ओबिगुरो उसे अपने हाथ से ही पकड़ लेती है और लू का बाल खींचते हुए कहती है, तुम्हें इससे बेहतर करना होगा, और अगर वो चाहे तो एक ही झटके में उन दोनों को मार सकती है, लेकिन उसमें वो मजा कहाँ। इसके बाद उसके आदमी सिन को पकड़कर एक स्ट्रेचर में बांध देते हैं और एक चेनसॉ चला देते हैं। ओबिगुरो कहती है कि लू को हर 10 सेकंड में उसे टच करना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाती तो सिन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएंगे। अब लू रोते रोते सिन को कहती है कि ये तो उससे ना हो पाएगा, अलविदा सिन, तुम्हारे तो एल लग गए। इधर हम देखते हैं कि बॉयल साकामोटो से बोलता है, तुम 5 साल से रिटायर हो और हमारे बीच 5 साल के एक्सपीरियंस का गैप है, इसलिए तुम कमजोर हो चुके हो। साकामोटो फिर से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन बॉयल फिर से उसके फेस पर मिनी बॉम्ब फोड़ देता है। उसके बॉम्ब्स बिल्कुल एक रबर बॉल की तरह बाउंस कर रहे थे। बॉइल्ड कहता है कि मेरे बॉम्ब्स और आरडीपी के सामने तुम टिक नहीं सकते, वो किसी भी एंगल से उस पर अटैक कर सकता है, लेकिन अब क्या, तुम तो इसे भी भूल चुके होगे। अब साकामोटो को कुछ याद आता है कि बॉइल्ड ने नागुमो और उसे एक ग्लव के बारे में बताया था, जिसमें वो डायनामाइट डालता, और उस डायनामाइट के धमाके से उसकी पंच की स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती, और इसका नाम उसने रॉकेट डायनामाइट पंच यानी कि आरडीपी रखा था। वो अपने सुपर बॉल्स के बारे में भी बता रहा होता, पर साकामोटो सोचता है कि क्या ये फालतू बकवास कर रहा है। तभी साकामोटो की नजर उसके बॉम्ब के कंपोजिशन फॉर्मूले पर पड़ती है। अब बॉयल साकामोटो से कहता है कि उसे भी उसके जैसा बनना था, तुम्हारे सारे मिशन टॉप क्लास के होते थे, यहाँ तक कि तुम लड़कियों के बीच भी कमाल करते थे, और अब अपनी हालत देखो, तुम कितने कमजोर हो चुके हो, तुम तो अपनी फैमिली को भी नहीं बचा पा रहे हो। इसके बाद वो साकामोटो को एक जोरदार रॉकेट पंच मार देता है, जिसके कारण वो बहुत दूर जाकर गिरता है। इसके बाद बॉयल अपना सिगरेट पीने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसे एक बहुत भयानक ऑरा महसूस होती है, जैसे कि कोई उसे अभी मारने वाला हो। अब हम देखते हैं कि साकामोटो धुएं से निकलते हुए उन सभी केमिकल कंपोजिशन के नाम ले रहा होता है, जिनकी मदद से बॉयल ने अपना मिनी बॉम्ब बनाया था। साकामोटो कहता है, मुबारक हो, अब मुझे सब कुछ याद आ गया बॉयल, मैं तुमसे अब पूरी ताकत से लड़ूंगा। और इधर हम सभी देखते हैं कि साकामोटो धुएं से निकलने के बाद अचानक ही बहुत ज्यादा पतला हो गया, वो बिल्कुल पहले जैसा दिखने लगा था। और अब हम देखते हैं कि ओबिगुरो और लू की फाइट हो रही है। नशे में होने के बावजूद लू ओबिगुरो को अच्छा टक्कर दे रही होती है। ओबिगुरो ने एक कंडीशन भी लगाई थी कि अगर फाइट के दौरान लू हर 10 सेकंड में उसे नहीं टच कर पाएगी तो उसके आदमी सिन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इनकी फाइट के दौरान लू अपनी छोटी से भी ओबिगुरो को टच करती है। ये देख सिन चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये मजाक नहीं चल रहा है लू, इसे थोड़ा सीरियस लो। पर इधर तो लू एक और बोतल कटक जाती है, जिसके बाद ओबिगुरो तो उसे टच भी नहीं कर पा रही होती, पर लू ओबिगुरो को एक जोरदार लात मार देती है। ये देख ओबिगुरो कहती है कि अब मुझे जान से मारने की कोशिश करो। फिर लू उसे बताती है कि वो किसी को जान से नहीं मार सकती, ये उसके फैमिली रूल के खिलाफ है। तो ओबिगुरो उससे पूछती है कि कौन सा रूल, जिस पर लू कहती है कि ये रूल मेरी पूरी फैमिली फॉलो करती है, यानी कि साकामोटो, सिन, एओई और हाना, ये सभी मेरी फैमिली है और मैं इन सभी से बहुत प्यार करती हूँ। ओबिगुरो तभी बोल पड़ती है, क्या बकवासें कर रही हो तुम तो इनकी फैमिली से भी नहीं हो। ये सुनने के बाद लू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ओबिगुरो को एक जोरदार पंच मारने ही वाली होती है कि तभी उसका सारा नशा टूट जाता है और वो धीरे से अपने पंच को ओबिगुरो के फेस में टच कराती है। फिर खड़े होकर वो सोचने लगती है कि आखिर वो वहाँ गई कैसे और कर क्या रही है। साइड में खड़ी ओबिगुरो ये समझ जाती है कि लू अभी तक उससे मजाक में लड़ रही थी और वो बहुत ताकतवर है। ये देख वो लू को हग कर लेती है और उसे प्यार करने लग जाती है, क्योंकि उसे स्ट्रॉन्ग लोग बहुत ही ज्यादा पसंद है। पीछे से बंधा हुआ सिन पूछता है कि इसका मतलब क्या मैं बच गया। इसके बाद सिन शिफ्ट होता है और हम साकामोटो को देखते हैं, जो बॉइल्ड से कहता है, अब मैं तुमसे पूरी ताकत से लड़ूंगा। जिस पर बॉइल्ड कहता है, तुम्हारा वजन घट गया तो क्या, मैं तुमसे डरने वाला नहीं, जो भी करना है जल्दी करो, तुम्हारी फैमिली खतरे में है। साकामोटो उसे कहता है कि मुझे अपनी फैमिली की परवाह नहीं, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं जिन पर मुझे पूरा भरोसा है। ये बोलते ही साकामोटो बॉइल्ड को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण वो बिल्डिंग के बाहर गिर जाता है। अब साकामोटो अपने ओरिजिनल फॉर्म में बहुत ज्यादा ही पावरफुल हो गया था। वो बॉइल्ड को बुरी तरह मारता है, जिसके बाद बॉइल्ड उसे रॉकेट पंच से मारने की कोशिश करता है, पर साकामोटो का एक ही पंच उसके रॉकेट पंच को तोड़ देता है। साकामोटो
साकामोटो से मार खाते खाते वो सोचने लगता है तो यही है ओरिजिनल साकामोटो, और वो अपने बॉम्ब का इस्तेमाल करता है। पर साकामोटो उन बॉम्ब बॉल्स को पकड़कर उसे ही एक जोरदार पंच मार देता है, जिसके बाद बॉइल्ड सोचता है कि 5 साल बाद भी ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है। साकामोटो उसे बताता है तुम बहुत स्ट्रांग हो बॉइल्ड, मैं भी रिटायरमेंट से पहले इन सभी पावर्स का यूज लोगों को मारने में किया करता था, पर अब मैं अपने पावर्स का इस्तेमाल अपने प्यार करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए करता हूँ, और यही मेरी पावर्स का असली सोर्स है। इसके बाद हम एक तारामाची को देखते हैं जहाँ एक कपल एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं। तभी साकामोटो और बॉइल्ड उड़ते उड़ते उसी तारामाची के एक डब्बे में जाकर बैठ जाते हैं। बॉइल्ड कहता है मैं बिल्कुल सही था, तुम असल में एक सिग्मा मर्द हो। इतना कहने के बाद वो अपनी हार मान लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एओई को होश आता है और वो पूछती है कि हम सभी तो हॉन्टेड हाउस में थे, यहाँ अचानक बेंच पर कैसे आ गए, और वो सिन से साकामोटो के बारे में पूछती है, जिस पर सिन कहता है कि मैं अभी साकामोटो को ढूंढ कर आता हूँ। और इधर साकामोटो और बॉइल्ड उस तारामाची से बाहर निकलते हैं। तभी उस झूले की एक वर्कर उन लोगों से पूछती है ये कैसे हुआ, आप लोग ठीक तो है ना, जिस पर बॉइल्ड उसे कहता है कि कभी भी एक सिग्मा मर्द से उसके चोट के बारे में नहीं पूछना चाहिए। तब वो लड़की बोलती है कि वो बस ये पूछ रही है कि इस नुकसान की भरपाई कौन करने वाला है। इसके बाद बॉइल्ड साकामोटो से कहता है कि वो अब उनके पीछे नहीं आएगा। साकामोटो उसकी बात को इग्नोर करते हुए एक शॉप में जाता है और 5 बंस खरीद लेता है और उसे खाने लगता है। तभी बॉइल्ड कहता है मुझे भी चाहिए। फिर साकामोटो अपना जूठा बन उसे दे देता है, क्योंकि बाकी के बचे हुए 4 बन उसकी फैमिली के लिए थे। तभी सिन वहां आ जाता है और साकामोटो को इतना पतला देख वो पूरी तरह सरप्राइज हो जाता है। ये मैं क्या देख रहा हूँ, आप इतने पतले कैसे हो गए। साकामोटो उससे कहता है कि आज मैंने कुछ ज्यादा ही भाग दौड़ कर ली है। बॉइल्ड साकामोटो से पूछता है अब तुम क्या करोगे, तुम्हारे सर पे इतना बड़ा इनाम होने के कारण डंडन काय तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। तभी साकामोटो देखता है कि एओई ने पीछे से सारी बातें सुन ली हैं और वो उन लोगों की अच्छे से क्लास लगा रही होती है, और इधर लू और ओबीगुरु हाना के साथ सुगर कैंडी खाने चली जाती है। साकामोटो एओई को सारी बातें बता देता है कि उसके ऊपर 1 बिलियन का इनाम रखा गया है और सभी हिटमैन उसे मारने आ रहे हैं। तभी एओई गुस्से में आ जाती है और कहती है तुमने हमारे फैमिली के 6th रूल को तोड़ा है, जो होता है कि एक दूसरे को सभी बातें बतानी है, ना कि उसे छुपा कर रखनी है। तभी बॉइल्ड एओई को कहता है कि ये बस तुम्हारा एंजॉयमेंट खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। ये सुनने के बाद एओई उसे धमकाते हुए कहती है तुम मेरे पति को मारने की कोशिश बंद करो, जिस पर बॉइल्ड तुरंत ही मान जाता है। उसके बाद एओई इन सब लफड़ों को खत्म करने को बोलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पूरी फैमिली एक साथ मिलकर परेड देखने गई है। जिसके बाद सिन साकामोटो से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। साकामोटो उसे कहता है कि जिसने भी मेरे सर पर इनाम रखा है हमें उसे ढूंढना होगा। जिस पर बॉइल्ड कहता है ये बात डोंडन काई के बॉस को पता होगी, पर उसे भी नहीं पता कि बॉस कहाँ पर है और ना ही वो लोग इस काम में उसकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद वो लोग इन सबको बाय कर कर चले जाते हैं। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ साकामोटो, लू और सिन डोंडन काई के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए एक वीडियो रेंटल स्टोर पर जाते हैं, और हम ये भी देखते हैं कि साकामोटो कल रात से इतना ज्यादा खा लेता है कि वो वापस से मोटा हो जाता है। स्टोर के अंदर जाने के बाद वो एक डोंडन काय की सीडी को प्ले करते हैं, जिसमें उन्हें डोंडन काय के बारे में बताया जाता है कि उसमें 50 से भी ज्यादा हिटमैन शामिल हैं और उनके हेडक्वार्टर को भी दिखाया जाता है। सिन सभी इन्फॉर्मेशन को अपनी डायरी में नोट कर रहा होता है, पर हमारा साकामोटो तो मूवी देखते देखते ही सो गया था। उस सीडी को प्ले करने के लिए उन्हें लाखों की पेमेंट करनी पड़ती है, जिस पर साकामोटो कहता है कि उसने हिटमैन वाले दिनों में कुछ पैसे इकट्ठा किए थे। फिर स्टोर का ओनर साकामोटो से कहता है कि तुम्हें थोड़ा बचकर रहना चाहिए, तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे कुछ पुराने दोस्तों से हो सकती है। साकामोटो उससे पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, तो शॉप का ओनर कहता है इसकी सीडी अभी तक नहीं आई है और इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं बता सकता। फिर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ दी ऑर्डर के 4 मेंबर आए हुए हैं। तभी हियो नागुमो से कहता है कि तुम्हारी मुलाकात साकामोटो से हो चुकी है ना। नागुमो कहता है कि ये साकामोटो कौन है, मैं किसी साकामोटो को नहीं जानता। ये सुनने के बाद हियो गुस्से में आ जाता है और उस पर एक नाइफ से अटैक कर देता है। नागुमो एक फॉक की मदद से उसके नाइफ को पकड़ लेता है और कहता है अभी मेन डिश आनी बाकी है। फिर सिसिबा हियो को शांत रहने को कहता है और ओसारागी सिसिबा से कहती है कि वो कढ़ी ना खाए। सिसिबा उस शेफ को बुलाकर उसके हाथ में बार बार चाकू से मारता है और कहता है तुझे इस कढ़ी में प्याज डालने कौन बोला बे। तभी इरिया नाम का एक बुढ़ा वहाँ आ जाता है जो कि जेए का कम्युनिकेटर था। वो उन लोगों का स्वागत करता है और हियो उससे कहता है कि अभी 4 लोग बाकी है। तभी सिसिबा बोलता है 3 लोग तो फिर भी ठीक है, पर ये बुढ़ा ताकामुरा कहाँ है। नागुमो कहता है कि लगता है वो बिजी होंगे, पर सिसिबा कहता है लगता है इस बुढ़े की याददाश्त कमजोर हो गई है। इसके बाद इरिया इन लोगों को एक न्यू मिशन देता है जिसमें एक
अनजान किलर उनके एसोसिएशन के हिटमैन को मार रहा है और अब तक 30 ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। जे चाहता है कि ये मामला अब दी ऑर्डर संभाले। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साकामोटो, सिन और लू डोंडन काई के हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं। वो तीनों चुपके से अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। अंदर हम दो लोगों को देखते हैं जो साकामोटो के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इसके सर पर कितना बड़ा इनाम रखा है और इसने तो बॉइल्ड तक को हरा दिया। तभी सिन ऊपर से आता है और एक आदमी को रस्सी की मदद से बेहोश कर देता है और दूसरी ओर साकामोटो एक आदमी को पंच मारकर सुला देता है। लू अब पूछती है कि बॉस कहाँ मिलेगा, जिस पर सिन चिल्लाते हुए से कहता है कि तुमने मूवी में कुछ देखा नहीं, बॉस हमेशा ऊपर वाले बिल्डिंग पर होता है और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें विंडो का सहारा लेना होगा। ये लोग अब विंडो का सहारा लेकर बॉस के रूम तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सिन वहाँ किसी के भी माइंड रीड नहीं कर पा रहा था, मानो वहाँ कोई हो ही ना। ये लोग अब बॉस के कमरे का दरवाजा खोलते हैं और अंदर का नजारा देख हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अंदर ढेर सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी और उन बॉडीज के बीच बैठा था नागुमो। नागुमो कहता है उसने डोंडेन काई के सभी मेंबर्स को मार दिया है, यहाँ तक कि बॉस को भी, और अब साकामोटो की बारी है। इतना कहते हैं वो बहुत तेजी से सिन के पीछे आता है और उसकी गर्दन में चाकू घुसा देता है, लेकिन सिन को कुछ भी नहीं होता क्योंकि नागुमो के हाथ में नकली चाकू थी और नागुमो ने फिर से उन दोनों को बेवकूफ बना दिया था। जिसके बाद ये दोनों उसकी अच्छे से पिटाई करते हैं। नागुमो कहता है कि उसे भी डोंडेन काई से कुछ काम था, लेकिन जब तक वो यहाँ पहुंचा तब तक किसी ने उन सभी को मार दिया था। वो बताता है कि कोई अनजान किलर है जो हिटमैन को मारता जा रहा है और पिछले महीने लगभग 1000 हिटमैन उसके हाथों मारे गए हैं। ये कातिल हमेशा एक्स मार्क छोड़कर जाता है, इसलिए वो लोग इसे एक्स या स्लर कहकर बुलाते हैं। यहाँ पे साकामोटो समझ जाता है कि इसमें दी ऑर्डर ग्रुप के मेंबर भी इन्वॉल्व हैं। लू पूछती है कि आखिर ये द ऑर्डर है क्या, जिस पर नागुमो बताता है कि वो एक स्पेशल ग्रुप है जिसमें एसोसिएशन के टॉप क्लास के हिटमैन शामिल है और उनका काम है जेए के अंदर कानून बनाए रखना, और अगर कोई हिटमैन उस कानून को तोड़ने की कोशिश करे तो उसका सफाया कर देना। और उन लोगों को ये बताता है कि साकामोटो भी द ऑर्डर का मेंबर रह चुका है। नागुमो साकामोटो को वार्न करते हुए कहता है कि उस अनजान किलर से बचकर रहना, क्योंकि ये किलिंग तभी स्टार्ट हुई है जब तुम्हारे सर पर इतना बड़ा इनाम रखा गया था और इन दोनों बातों में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसके बाद हम एक अनजान व्यक्ति को देखते हैं जो कि दीवार में एक्स बना रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि साकामोटो की शॉप पर कई हिटमैन उसे मारने आते हैं, लेकिन साकामोटो उनकी ही पिटाई करके बाहर बैठा देता है और उनकी मरहम पट्टी का सामान भी अपने दुकान से ही दे रहे थे, जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा मुनाफा होता है। नागुमो ने साकामोटो से कहा था कि इन 5 सालों के दौरान वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। अगर वो बॉयल को हराने में इतना ज्यादा टाइम ले रहा है तो असली हिटमैन के सामने वो क्या कर पाएगा। साकामोटो कहता है कि उन्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि वो आने वाले मुश्किलों से लड़ पाए। साकामोटो अब साइकिल में हाना को बैठाकर पूरे शहर का चक्कर लगाता है। इधर सिन और भी ज्यादा कस्टमर का दिमाग पड़ता है ताकि उसकी एबिलिटी और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। वहीं लू को ये पता चल गया था कि जब वो दारू पीती है तो उसकी एबिलिटी और अच्छे से निखर कर आती है, जिसके बाद वो ढेर सारी दारू की बोतल पीने लगती है और एक कस्टमर के सर पर बोतल फोड़ देती है, जो कि असल में एक हिटमैन था। और अब हम आगे एक मासिमो नाम के हिटमैन को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गरीब है। इसके पास एक पिसुके नाम की येलो बर्ड भी होती है। इसकी हालत इतनी खराब है कि वो खुद का भी पेट नहीं भर पाता और तो और इसे पिसुके का भी ध्यान रखना पड़ता है। इसका ठिकाना एक बिल्डिंग पर है जहाँ वो टेंट लगा कर रहता है। जब मासिमो को पता लगता है कि साकामोटो के ऊपर 1 बिलियन के इनाम है तो वो भी उसे मारने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम साकामोटो को देखते हैं जो अपने दुकान पर बैठा नूडल्स खा रहा होता है। हालांकि उसे मारने कई हिटमैन आए पर उसका कोई भी घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया, लेकिन उसकी शॉप में कई नुकसान कर गए जिसका उसे मरम्मत कराना होगा, लेकिन इनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं। तभी सिन को एक एयरसॉफ्ट टूर्नामेंट के बारे में पता चलता है जो कि कल होने वाला है और विजेता को 1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। तभी माशिमो उनकी शॉप पर आ जाता है और साकामोटो का फोटो दिखाते हुए पूछता है कि ये बंदा उसे कहाँ मिलेगा। वो इतना बेवकूफ था कि साकामोटो को पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि हमारा साकामोटो अब मोटा जो हो गया है। साकामोटो उससे कहता है कि उसे नहीं पता, वो तो बस यहाँ काम करता है, जिस पर मासूमो बोलता है कि दुकान पर तो साकामोटो लिखा हुआ है। तो साकामोटो उसे समझाते हुए कहता है कि ऐसे तो न जाने कितने दुकान पर साकामोटो शॉप लिखे होंगे, जिसे सुनने के बाद मासिमो रो पड़ता है और इधर सिन सोचता है कि ये कैसा गांडू हंटर है, इसके तो माइंड में भी फालतू की चीजें चल रही हैं। तो अभी मासूमो कहता है कि रास्ते में एक बुढ़िया ने उसे बताया कि साकामोटो यहीं मिलेगा, जिस पर सिन कहता है साकामोटो बहुत ही ज्यादा कॉमन नेम है और ऐसे तो तुम्हें 20 लाख से भी ज्यादा नाम मिलेंगे। जो सुनते ही वो फिर से अपना रोना चालू कर देता है और सोचने लगता है कि ऐसे में तो उसका बहुत ही ज्यादा खर्चा हो जाएगा और उसके पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि वो नाश्ता कर पाए। तभी उसके पेट से गुड़गुड़ाहट की आवाज आती है और वो उन सभी को आस भरी नजरों से देखने लगता है ताकि वो लोग उसे कुछ खाने को दे दें, लेकिन वो दोनों उसे कुछ नहीं बोलते। जिसके बाद वो बाहर चला जाता है और फिर से रोते रोते उनकी तरफ आस भरी नजरों से देखता है, जिसके बाद वो उसे कुछ मीट बॉल्स खाने को दे देते हैं। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ मासिमो अपनी टेंट को रिपेयर करते करते सोचता है
कि कैसे उसके साथ के लोगों ने बेइज्जती करते हुए कहा था कि वो हिटमैन बनने के लायक नहीं, उसे रिजाइन कर देना चाहिए, और तो और उसे कंपनी से भी निकाल दिया गया था। वो उन सभी को गलत साबित करना चाहता था। तभी एक जोर की आंधी आती है और उसका टेंट उड़ा ले जाती है। उसी आंधी में उसके पास एक पेपर आता है जिसमें उस टूर्नामेंट के बारे में बताया गया था। 1 मिलियन का इनाम देखने के बाद माशिमो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसमें हिस्सा लेने का फैसला करता है, क्योंकि उन पैसों से वो एक घर ले पाएगा। अगले दिन हम देखते हैं कि सीन और साकामोटो उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने चले जाते हैं ताकि उन पैसों से वो अपनी दुकान की मरम्मत करा सके, और साथ ही वो सभी विंडोज को बुलेट प्रूफ करा ले। उनके साथ लू भी आती है, लेकिन वो बाहर से ही उन्हें चीयर करेगी क्योंकि उसे इस तरह के वायलेंट गेम पसंद नहीं। तभी वहाँ मासिमो भी आ जाता है, लेकिन उसे एंट्री नहीं मिलती क्योंकि टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए 2 से 5 लोगों की टीम होनी चाहिए और वो अकेला ही आ गया था। फिर अचानक ही उसकी नजर सिन पर पड़ती है और वो रोते रोते उसका पैर पकड़ लेता है और मजबूरन उन्हें उसे अपनी टीम में लेना पड़ता है। फिर उन सभी को गेम के नियम समझाए जाते हैं और उन्हें नकली बंदूक दी जाती है जिसमें पेंट बॉल्स होंगे, और जिस किसी को भी ये पेंट बॉल लगेगा वो तुरंत ही आउट हो जाएगा। और ये सभी छुपने के लिए पूरे शॉपिंग मॉल का यूज कर सकते हैं, और आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इन्हें ब्लूटूथ ईयरफोन्स भी दी जाती हैं। अब गेम स्टार्ट होता है और सभी प्लेयर्स अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। मासिमो पूछता है कि आखिर उसे करना क्या होगा, जिस पर सिन उसे बताता है कि जो कोई भी तुम्हारे सामने आए तुम उसे तुरंत ही शूट कर देना, बस हमें छोड़कर। इनके सामने ही 4 बंदे छुपे हुए थे जो सोचते हैं कि इन्हें तो हम एक ही बार में निपटा लेंगे, लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट की सीटी बजती है मासूमो उन चारों को अकेला ही आउट कर देता है। उसका गजब का निशाना देख सिन और साकामोटो हैरान हो जाते हैं। तभी इन पर पीछे से कुछ लोग सरप्राइज अटैक करते हैं, लेकिन सिन और साकामोटो उन सभी लोगों को आसानी से हरा देता है। इनका लाजवाब प्रदर्शन देख मासूमो कहता है कि तुम लोग तो इस काम में कुछ ज्यादा ही अच्छे हो। मासूमो के ऐसा बोलने के बाद सिन सोचता है कि कहीं इसे हम पर शक तो नहीं हो गया कि हम भी हिटमैन हैं। तभी मासूमो कहता है कि तुम लोग ये गेम पहले भी खेल चुके हो ना। जो सुनने के बाद सिन सोचता है ये सच में बहुत बड़ा गधा है, इसे तो कभी पता नहीं चल पाएगा। तभी पीछे से लू, जो कि पूरी तरह टल्ली हो चुकी है, चिल्लाते हुए कहती है लेजेंडरी साकामोटो को देखकर तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। मासिमो साकामोटो की फोटो निकालकर बोलता है कि आखिर ये मोटा साकामोटो कैसे हो सकता है। तभी लू उसके पास जाकर उसे समझाती है कि देखो देखो इसके चश्मे भी सेम है, यहाँ तक कि इनकी हेयर स्टाइल भी मिल रही है। सिन तुरंत ही मामला संभालते हुए कहता है वो तो मजाक कर रही थी, जिसके बाद वो तीनों हंसने लगते हैं। फिर अचानक मासिमो साकामोटो के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और यहाँ उसे समझ आ गया था कि यही असली साकामोटो है। वो उसे जल्दी से निपटाकर उसके ऊपर रखा गया इनाम लेना चाहता था। तभी पीछे से कुछ प्लेयर इन पर अटैक कर देते हैं और उनसे बचते बचते वो तीनों अलग हो जाते हैं। मासूमो अब सीटी बजाकर अपने पेट पेसुका को बुलाता है, जो उसको उसकी गन एक राइफल लाकर देती है, जिसके बाद वो तुरंत ही साकामोटो पर निशाना लगाकर गोली चला देता है और साकामोटो अपना हाथ आगे कर किसी तरह बचता है। यहाँ इन लोगों को ये समझ आ जाता है कि इसका निशाना बहुत ही अच्छा है। अब मासूमो छिपकर हमला करने के लिए वहां से भाग जाता है और सोचता है कि वो कितना किस्मत वाला है, उसका टारगेट खुद चलकर उसके सामने आ गया है। लेकिन पिसुके देखती है कि वो रो रहा है, उसे साकामोटो का मारने का मन नहीं, पर ना चाहते हुए भी उसे ये करना होगा। सिन और साकामोटो अब जल्दी से छुप जाते हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि आखिर मासिमो किस तरफ से गोली चलाएगा, तो उन्हें उसकी नजर में आए बिना ही उसको ढूंढना होगा। लेकिन तब तक पिसुके साकामोटो की लोकेशन बता देती है, जिसके कारण वो फिर से उस पर गोली चलाता है और वो गोली मिरर से टकराकर साकामोटो को लग जाती है। मासूमो को यकीन नहीं होता कि साकामोटो उसकी बुलेट से फिर से बच गया, और इधर साकामोटो समझ जाता है कि ये कोई मामूली बुलेट्स नहीं, शायद इन गोलियों को डिजाइन ही ऐसा किया गया है कि वो टकराकर अपने निशाने पर लगे। फिर मासूमो उन्हें ब्लूटूथ की मदद से बताता है कि उन्होंने सही कहा, ये बुलेट्स अपनी टारगेट से टकराने से पहले 3 बार बाउंस कर सकते हैं ताकि कोई पता न लगा पाए कि आखिर गोली चलाई कहाँ से गई है। फिर सिन कहता है तुम तो हमारे दोस्त है ना, अब तुम हमें मारना चाहते हो। मासूमो उसका जवाब देते हुए कहता है कि हम सभी हिटमैन हैं, हमारे लिए कोई भी दोस्त नहीं, और बार बार इनके ऊपर गोली चलाने लगता है। साकामोटो जैसे तैसे इसकी गोलियों से बच रहा था और दोनों इधर उधर भागने लगते हैं। उन्हें ऐसा भागते देख मासिमो को अपने ट्रेनिंग का दिन याद आ जाता है, जहाँ वो हर चीज में बेकार था, न तेज भाग सकता था, न पढ़ाई में अच्छा था, और न ही ठीक से लड़ सकता था। लेकिन उसका निशाना लाजवाब था। वो एक हिटमैन कंपनी को भी ज्वाइन करता है और उन्हें बताता है कि वो एक शार्प शूटर है, लेकिन उसे ये कहकर भाव नहीं दिया जाता कि तुम नए हो तो जरूरी नहीं तुम्हें सारे मिशन स्नाइपर बेस्ड ही मिले, तो जो भी काम दिया जाए तुम्हें उसे खत्म करना होगा। अब मासूमों को जो भी मिशन मिलता वो हर मिशन में नाकामयाब होकर आता, जिसके बाद उसे उस कंपनी से भी बाहर निकाल दिया गया। लेकिन जैसे ही उसे साकामोटो के बारे में पता चला तो उसने डिसाइड किया कि वो ये काम करेगा ताकि वो उन सभी को गलत साबित कर सके। ये सभी बात सिन सुन लेता है और उससे कहता है
कि लोग क्या सोचते हैं उससे तुम्हें क्या, तुम्हें बस खुद के ऊपर यकीन होना चाहिए। इसके बाद वो माइक में जोर से चिल्ला देता है, जिसके कारण मासिमो के कान में बहुत तेज आवाज जाती है और उसका लोकेशन उनको पता चल जाता है। जिसके बाद साकामोटो एक पत्थर उठाता है और बहुत ही तेज रफ्तार से उसकी ओर फेंक देता है। वो पत्थर सीधा जाकर मासिमो के गन से टकराती है, जिसके कारण वो स्नाइपर राइफल टुकड़ों में बिखर जाता है। साकामोटो की पावर देख वो सोचता है ये इंसान ही है ना, और समझ जाता है कि साकामोटो को हराना उसके बस के बाहर है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस टूर्नामेंट के विजेता साकामोटो की टीम होती है, और इधर हम मासूमो को देखते हैं जो कि रोने लगता है और कहता है वो किसी काम का नहीं, उससे बड़ा बेवकूफ कोई हो ही नहीं सकता। तभी साकामोटो उससे कहता है तुम कमजोर नहीं हो, मैंने तुम्हारे जैसा स्नाइपर अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मासिमो ये सुन शर्मा कर रोने लगता है। तभी वो तीनों वहां से जाने लगते हैं और सिन उसको उसके हिस्से का इनाम देता है, जो कि था 50 पैसे, क्योंकि माशिमो के बुलेट्स ने पूरे टाउन की ऐसी की तैसी कर दी थी और इनाम का सारा पैसा उसकी भरपाई में चला गया। इनाम के तौर पर इन्हें पैसे तो नहीं बल्कि कम से कम एक ट्रॉफी तो मिल गई, जिसे देख एओई बहुत खुश होती है और कहती है चलो कम से कम तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ। जिसके बाद सिन एओई से पूछता है कि आप लोग मिले कैसे थे, क्योंकि साकामोटो ने तो पहले अप्रोच नहीं किया होगा। जिसके बाद एओई सोचने लगती है कि कैसे साकामोटो एक दिन उसके शॉप पर आया था। वो उसे देखते ही लट्टू हो जाता है, लेकिन उसे कुछ बोल नहीं पाता। एओई उसके कपड़ों में लगे खून को देखकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद साकामोटो निराश होकर वहां से जाने लगता है। तभी पीछे से एओई आकर उसे एक बैंडेज देती है, जिसे देखने के बाद साकामोटो का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। एओई सिन से कहती है कि साकामोटो तो पहले बहुत ही ज्यादा शर्मीला था। इसके बाद साकामोटो सिन को मारने का सोचता है और कहता है आइंदा तुमने एओई का माइंड पढ़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आगे हम देखते हैं कि एओई और साकामोटो हाना के स्कूल गए हुए हैं, क्योंकि वहाँ कोई फंक्शन हो रही होती है और उनकी गैर हाजिरी में लू और सिन शॉप को संभाल रहे होते हैं। लेकिन एओई को चिंता हो रही थी कि ये लोग शॉप संभाल भी पाएंगे या नहीं। इधर हम देखते हैं कि लू और सिन तो आपस में ही लड़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि लू हमेशा सफाई के दौरान सिन का एप्रिन पहन लिया करती थी। वो दोनों बकबक कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ माशिमो आ जाता है, जो कि वापस से बचे हुए मीट बंस लेने आया था। लड़ाई के दौरान लू सिन से कहती है कि तुम्हारे साथ तो रहना भी अनकंफर्टेबल है, पता नहीं तुम कब माइंड रीड कर लो। जो सुन सिन को बहुत खराब लगता है और वो वहां से चला जाता है। इधर लू को भी अच्छा नहीं लग रहा होता। वो सोच रही थी कि कहीं उसने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया। तभी कुछ लोग लैब सूट पहने स्टोर में आते हैं और लू के एप्रिन में सिन का नाम देख उसे किडनैप करके ले जाते हैं। अब हमें कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां वो लोग सिन का बचपन का फोटो निकाल कर कुछ बातें कर रहे होते हैं कि कैसे 11 साल पहले वो लैब से गायब हो गया था और अब अपने बालों का कलर चेंज करके शांति से अपनी जिंदगी बिता रहा था। तभी जो बंदा ड्राइव कर रहा था वो कहता है कि मुझे नहीं लग रहा ये सीन है। तभी दूसरा बंदा जिसका नाम टानाका होता है वो कहता है क्या तुमने मुझे बेवकूफ समझा है, तुमने इसके एप्रिन में सिन नाम नहीं देखा, और वैसे भी मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, बस इतना पता है कि वो एक लौता एक्सपेरिमेंट था जो कि सक्सेसफुल हुआ था। वो अपने आसपास के लोगों की माइंड रीड कर सकता है। और ये बात कितनी अजीब है ना। और लू को सिन समझकर सुनाने लग जाता है। सिन के बारे में उल्टी सीधी बकवास लू बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे एक जोरदार लात मार देती है, जिसके कारण टानाका का हेलमेट निकल जाता है। सिन को डिफेंड करते हुए लू कहती है तुम कौन होते हो इसके बारे में उल्टी सीधी बातें करने वाले। जो सुन टानाका हैरान हो जाता है, क्योंकि अब उसे भी समझ में आ जाता है कि ये सिन नहीं बल्कि कोई और है, और उसका जूनियर भी उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। अब हमें शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिन सोचता है कि उसे ही बड़ों की तरह बिहेव करना होगा। लेकिन जैसे ही वो शॉप के अंदर जाता है, शॉप की ऐसी हालत देख वो समझ जाता है कि लू को किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी वहाँ साकामोटो अपनी फैमिली के साथ आ जाते हैं। वो शॉप की ऐसी हालत देख सिन से पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। सिन सारी चीजें उन्हें बता देता है, जिसके बाद साकामोटो लू की लोकेशन पता लगा लेते हैं। जो देख सिन पूछता है कि आपको कैसे पता चला, जिस पर वो बताते हैं कि उन्होंने सिन के नेम टैग पर जीपीएस लगाया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो किडनैपर्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने गलत बंदे को उठा लिया था और बेवकूफों की तरह आइडिया दे रहे थे कि कह देंगे यही सीन है और इसने अपने पावर्स को खो दिया है, और सोचने लग जाते हैं कि बस इसका जेंडर थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। इधर लू को रिग्रेट हो रहा था कि क्यों उसने सिन के पास्ट को बिना जाने ही उसे उल्टा सीधा कह दिया। लू ये सभी बातें सोच ही रही थी कि तभी साकामोटो सिन के साथ अपनी बाइक पे उड़ते हुए एंट्री लेता है। इन दोनों को आता देख लू बहुत ज्यादा खुश होती है और तानाका की बातें सुन सिन समझ जाता है कि ये सभी लैब से आए हैं। इसके बाद वो लैब सूट वाले बंदे अपने अपने बाइक निकालकर इन दोनों पर हमला करने लगते हैं। पहले बंदे को तो साकामोटो बहुत ही आसानी से हरा देता है और दूसरे बंदे को सिन एक ट्रक में चढ़कर हरा देता है, जो कि एक ट्रक में कूद गया था। और यहाँ मजे की बात तो ये है कि उस ट्रक ड्राइवर को ये लग रहा था कि यहाँ कोई मूवी की शूटिंग चल रही है, और वो भी सिन को फुल सपोर्ट दे देता है। तानाका जब देखता है कि सभी बंदों को इन लोगों ने पेल दिया है, तभी वो दूसरा बंदा जो कि ड्राइव कर रहा होता है उससे वो मदद मांगता है, जिसका नाम सीबा होता है। सीबा उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है।
जहाँ सिन पहले से मौजूद था। सिन फाइट के लिए रेडी हो जाता है और शिवा अचानक से इनविजिबल होकर सिन को धक्का दे देता है, जिसके वजह से वो दूसरी गाड़ी में जा गिरता है। इसके बाद शिवा साकामोटो की बाइक पर कूदता है और उसे मारने की कोशिश करता है कि तभी साकामोटो उसका गला पकड़ लेता है। शिवा के पास बचने का कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो साकामोटो के फ्यूल टैंक पर छेद कर देता है, जिसके वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और शिवा वहां से 9-2-11 हो जाता है। बाइक न होने के कारण उन्हें एक रास्ते के किनारे बैठना पड़ता है। तभी साकामोटो कहता है कि लू की लोकेशन एक जगह आने के बाद फ्रीज हो गई, जिस पर सिन कहता है कि उसे मालूम है वो लोग कहाँ गए हैं। वो लोग एक लैब में हैं जहाँ सिन बड़ा हुआ था। पहले तो वो लोग एक बंच ऑफ वियर्डोस थे, पर अभी की हालत देख कुछ गड़बड़ लग रहा है। इसके बाद वो लोग एक म्यूजियम के सामने पहुंच जाते हैं, जिसकी बेसमेंट के नीचे वो लैब था। लू को बचाने के लिए उन्हें अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाते ही उनके पीछे कुछ फोटोग्राफर्स पड़ जाते हैं। मजबूरन इन्हें उनसे फोटो खिंचवाना पड़ता है और साथ ही डायनासोर का एक मास्क भी खरीदना पड़ता है। यहाँ का माहौल देख साकामोटो सोचता है कि कभी उसे अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ आना चाहिए। दूसरी तरफ हम शिवा और टानाको को देखते हैं, जो लू को लेकर अंदर जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक रेंडियर मास्क पहना हुआ बंदा आ जाता है और उनसे सिन के बारे में पूछता है। टानाका उसे झूठ कह देता है कि यही सिन है। तभी वो बंदा गुस्से में आ जाता है और अपना मास्क निकालते हुए कहता है, मुझे झूठ बोलने वाले बंदे बिल्कुल पसंद नहीं। तभी शिवा उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है और वो लोग लू के साथ टानाको को भी बांध कर ले जाते हैं, जिसके बाद वो रेंडियर वाला बंदा सिन को पकड़ने की जिम्मेदारी शिवा को दे देता है। दूसरी तरफ हम सिन और साकामोटो को देखते हैं, जो कि उस लैब का हिडन एंट्रेंस ढूंढ लेते हैं, पर सिन पासवर्ड गलत डाल देता है क्योंकि उन लोगों ने पासवर्ड ही चेंज कर दिया था। और वहाँ की सिक्योरिटी तुरंत ही अलर्ट हो जाती है और वहाँ प्रेजेंट बियर वाला स्टैचू अपने मुंह से गन निकालकर उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन साकामोटो उसके बुलेट्स को डॉज करते हुए एक ही बार में उस स्टैचू को तोड़ देता है और दूसरे बियर के स्टैचू को सिन तोड़ देता है। सिक्योरिटी लेवल फेस 1 को पार करने के बाद फेस 2 शुरू होती है, जहाँ वो लोग अंडरग्राउंड फ्लोर में जाते हैं और एक डायनासोर की स्केलेटन उन पर अटैक करने लगती है। डायनासोर की स्केलेटन देख साकामोटो सिन से कहता है, इसे ज्यादा डैमेज मत करना, ये मेरी बेटी को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इसके बाद साकामोटो डायनासोर के मुंह में एक बुलेट शूट करता है, जिसके कारण उसका सिक्योरिटी सिस्टम डिसेबल हो जाता है। पर चीजें यही खत्म नहीं होती। वो डायनासोर अब हाईली अलर्ट मोड में चला जाता है और उन लोगों पर अपनी पूंछ से अटैक कर देता है, जिसके कारण साकामोटो की गन टूट जाती है। ये देख साकामोटो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और एक ही पंच में उस डायनासोर के स्केलेटन को चूर चूर कर देता है। इसके बाद हमें साइंटिस्ट के ग्रुप को दिखाया जाता है, जो कि ऊपर हुए धमाके की आवाज सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। वो अपने साथी से पूछता है कि क्या चल रहा है यहाँ। तभी एक मास्क वाला बंदा आता है और उससे कुछ एक्सपेरिमेंट की बातें करने लगता है, जिस पर वो कहता है कि हम लोग 3 दिन से लगातार काम कर रहे हैं और हमें आराम की जरूरत है। जिसके बाद वो मास्क वाला बंदा एक जोरदार पंच लगाता है और कहता है कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट का हमें कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, तो तुम्हें और भी ज्यादा काम करना होगा, और उस पर एक गन पॉइंट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो शूट करने वाला था, तभी सिन और साकामोटो पीछे से आते हैं और उस मास्क वाले बंदे को पेल देते हैं। वहाँ के लोग सिन को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि सिन इस जगह पर वापस कभी आएगा। वो लोग वहाँ भी सभी घटनाओं के बारे में बताते हैं कि कैसे एक ग्रुप ऑफ असैसिन ने उन पर कब्जा कर लिया है और उनके लीडर का नाम कासिमा है, जो कि एक रेंडियर मास्क लगाए रहता है। जिसे सुनने के बाद साकामोटो और सिन कहते हैं कि इसका मतलब हमें लू को ढूंढने के लिए उन सभी असैसिन्स को हराना होगा। जो सुनते ही वहाँ के साइंटिस्ट कहते हैं, तुम लोग पागल हो गए हो क्या, ये इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ एक असैसिन आ रहा होता है। उसके आने से पहले ही वो लोग सिन और साकामोटो को एक कबर्ड में छिपा देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टानाका जेल के अंदर ड्रामा कर रहा होता है। लू को यह बर्दाश्त नहीं होता और उसे एक जोरदार लात मार देती है और कहती है, अपनी नौटंकी बंद करो, और उस जेल को एक पत्थर से तोड़ने की कोशिश करने लग जाती है। वहाँ पर एक और बंदा भी था, जो कि बंधा हुआ था। वो लू से कहता है इससे कुछ भी नहीं होने वाला, और खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि उसका नाम आसाकुरा है और वो उसकी मदद करेगा यहाँ से बाहर निकलने में। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो साइंटिस्ट का ग्रुप बहुत ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि वहाँ एक असैसिन ग्रुप का बंदा आ चुका है, जिसका नाम मैड है। मैड उन सभी से पूछता है कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ, उसका एक बंदा बेहोश क्यों पड़ा हुआ है। वो साइंटिस्ट उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देते। तभी मैड एक साइंटिस्ट के पास जाता है और उसके हाथ में पेन घुसाते हुए कहता है, अगर उन सभी ने कुछ भी नहीं कहा तो वो सबको मार देगा। इससे पहले वो कुछ कर पाता, तभी सिन एक पेन से अटैक कर देता है। सिन को बाहर निकलता देख वो साइंटिस्ट कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें बचाने के लिए हम इतनी जोखिम उठा रहे हैं। मैड सिन को देख बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि वो उस पर नया नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। अचानक से मैड सिन के पीछे चला जाता है और उसके गले में एक इंजेक्शन घुसा देता है और वापस अपनी पहले वाले जगह पे आ जाता है।
जाता है। जिसके बाद मैड अपनी हाथ में लगे डिवाइस का स्विच ऑन करता है, जिसके कारण सिन ढंग से बोल ही नहीं पा रहा होता और मैड अपने पहले एक्सपेरिमेंट के बारे में उसे बताने लगता है कि कैसे उसने उसके न्यूरॉन्स के साथ छेड़छाड़ की है। वो अपना नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ट्राई करने ही वाला होता है कि तभी अचानक साकामोटो आकर उसे एक जोरदार पंच लगाता है और सिन की ऐसी अजीब आवाज सुनकर तो हमारा साकामोटो भी उसका मजाक उड़ा देता है। इसके बाद साकामोटो सिन से पूछता है कि क्या तुम इस जगह को बचाना चाहते हो, जिस पर सिन का जवाब हाँ होता है। इसके बाद वो दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। अब हमें म्यूजियम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ दी ऑर्डर के 2 मेंबर आए हुए हैं, जिसमें से लड़के का नाम सिसिबा और लड़की का नाम ओसोरागी होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम माशिमो को देखते हैं जिसे सड़क किनारे से 500 येन मिलते हैं। वो उसे लेकर साकामोटो की शॉप पर जाता है, पर वहाँ वो देखता है कि हाना रो रही होती है। वो उसे बोलता है, क्या हो गया बाबू, तुम रो क्यों रही हो? जिस पर हाना बताती है कि उसके पापा सिन और लू सुबह से ही गायब है, वो अभी तक वापस नहीं आए। फिर मासिमो उसे कैंडी देता है और कहता है, चुप हो जाओ बाबू, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे पापा को ढूंढ लाऊंगा, और पिसुके को उन्हें ढूंढने भेज देता है। इसके बाद हमें लैब वाले जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ लू पूछती है, तुम कौन हो? जिस पर आसाकुरा बताता है कि वो इस लैब का हेड रिसर्चर है। इतना सुनते ही लू उसका गला पकड़ लेती है क्योंकि उसे लगता है कि यही इस जगह का बॉस है। लेकिन आसाकुरा उसे कहता है, तुम थोड़ी बेवकूफ हो क्या? तुम्हारे साथ मैं भी इस जेल में बंद हूँ तो मैं बॉस कैसे हो सकता हूँ? जो सुन लू शांत हो जाती है और पूछती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है भाई? इसके बाद हम मैट को देखते हैं जो समझ जाता है कि यही है लेजेंडरी साकामोटो, क्योंकि इसके स्किल्स काफी बढ़िया है, लेकिन मोटा हो जाने के कारण वो इतना भी तेज नहीं रहा। मैट फटाक से साकामोटो की गर्दन पर एक इंजेक्शन घुसा देता है। साकामोटो मैट को एक जोरदार मुक्का मारने जाता है, लेकिन वो शिन को मार देता है। साकामोटो कहता है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा शरीर मेरे काबू में क्यों नहीं है? तब मैट बताता है कि उसने इंजेक्शन की मदद से उसके अंदर एक चिप डाल दिया है, जिसके कारण उसका ब्रेन ऑल्टर हो गया है, यानी कि अगर वो अपने दुश्मन को मारने आगे बढ़ेगा तो वो अपने दोस्त को ही मार देगा। वो इतना कह ही रहा था कि तभी साकामोटो मैट को एक जोरदार पंच मार देता है और कहता है, ये भी ठीक है, इस बार मैंने सिन को मारने का ट्राई किया लेकिन मैंने मैट को ही मार दिया। मैट अभी भी सही सलामत था और उसे इस लड़ाई में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। इधर हम देखते हैं कि आसाकुरा सारी बात बताता है कि कैसे उन गुंडों ने उनके लैब पर कब्जा कर लिया, और जब उन गुंडों का ऑर्डर्स मारने से इसने मना किया तो उन सब ने मिलकर इसे जेल में डाल दिया। फिर लू पूछती है, तो उन्होंने मुझे यहाँ क्यों डाला? जिस पर आसाकुरा कहता है, मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। इसके बाद लू टानाका का गर्दन पकड़ लेती है क्योंकि उसी ने उसे यहाँ पर किडनैप करके लाया था, जबकि उसका मिशन तो सिन को किडनैप करके लाना था। सिन का नाम सुनते ही आसाकुरा कहता है कि वो तो उसे जानता है, बल्कि उसे माइंड रीड करने वाली पावर आसाकुरा की वजह से ही मिली थी। इधर लू को लगता है कि सिन की पावर्स तो उसके जन्म के साथ ही उसके साथ है। आसाकुरा बताने लग जाता है कि सिन भी एक आम बच्चा हुआ करता था, वो लैब में सुपर पावर के ऊपर रिसर्च किया करता था, लेकिन एक दिन उसका पुराना दोस्त आया और सिन को आसाकुरा के भरोसे छोड़कर कहीं गायब हो गया। उसके बाद से सिन उन्हीं लोगों के साथ रहने लगा। सिन बहुत ही ज्यादा शरारती बच्चा था, वो कहीं भी कोई जूस देखता तो उसे उठाकर पी जाया करता था। आसाकुरा को अपना रिसर्च कुछ ज्यादा ही पसंद था। उसे ये लगता था कि अगर उसकी सुपर पावर वाली रिसर्च कामयाब हो गई तो इंसानियत का बहुत ज्यादा भला होगा। सिन को भी उसका रिसर्च कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग लगता है, जिसके बाद वो दोनों हमेशा ही साथ रहने लगता है। काम के चक्कर में आसाकुरा की हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो जाती है। उसके साथियों को लग रहा था कि ये फालतू ही रिसर्च कर रहा है, इसे ये रिसर्च को ड्रॉप कर देना चाहिए, लेकिन सिन को भरोसा होता है कि वो एक दिन जरूर कामयाब होगा। कुछ समय बाद आसाकुरा एक केमिकल बना लेता है और वो बहुत ज्यादा ही खुश था, लेकिन तभी सिन उस कमरे में आता है और उस रखे हुए केमिकल को पी जाता है। जब आसाकुरा देखता है कि सिन ने उस केमिकल को पी लिया है तब उसे बहुत ज्यादा ही चिंता होने लगती है। अगले दिन जब वो दोनों नहा रहे थे तब आसाकुरा अपने मन में सोचता है कि क्या सिन पर इस केमिकल का कोई असर नहीं हुआ, जिसका जवाब देते हुए सिन कहता है, मैं ठीक हूँ और ये केमिकल कुछ ज्यादा ही कड़वा था। जो सुन आसाकुरा हैरान हो जाता है क्योंकि उसने तो ये सारी बातें अपने मन में कही थी। इसके बाद सिन लैब में सभी लोगों की माइंड रीड करने लगता है और वे सभी लोग चिंतित हो जाते हैं क्योंकि पता नहीं कब कौन सी बात सिन सुन ले। आसाकुरा पूरी कोशिश में भिड़ जाता है ताकि वो सिन को फिर से नॉर्मल कर पाए, लेकिन सिन कहता है उसे तो खुश होना चाहिए क्योंकि उसकी रिसर्च सफल हो गई और मैं जैसा भी हूँ मुझे अच्छा लग रहा है, तो मेरी चिंता करना बंद करो। पर आसाकुरा उसे माफी मांगता है उसे इस झमेले में फंसाने के लिए। इन गुस्से में कहता है कि उसे यहाँ के लोगों और इस जगह से नफरत है और वो वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से आसाकुरा ने शिन को अभी तक नहीं देखा और सोचता है कि मिलने के बाद शिन उसे माफ भी करेगा या नहीं। जो सुन लू कहती है कि वो उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं, बल्कि उसे तो अपनी पावर यूज करना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो हमारे बॉस के साथ हमेशा ऐसे ही बात करता है। हम दोनों साथ मिलकर ही शिन से माफी मांग लेंगे क्योंकि साकामोटो फैमिली का एक रूल है, अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो शाम तक एक दूसरे से माफी मांगकर सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए। आसाकुरा भी अब राजी हो जाता है और अपने जेब से एक केमिकल निकालकर उस ताले को
पिघला देता है। जो देख लू पूछती है कि अगर उसके पास ये केमिकल पहले से था तो उसने यहाँ से भागने की कोशिश पहले क्यों नहीं की, जिस पर असाकुरा कहता है कि वो जानबूझकर अंदर था ताकि उन गुंडों की रिसर्च में उसे हेल्प ना करना पड़े। जेल का दरवाजा खुलते ही वहाँ एक गार्ड आ जाता है जिसे लू मारकर बेहोश कर देती है। इधर हम देखते हैं कि साकामोटो फिर से सिन को एक मुक्का मार देता है। असल में मैड एक बटन दबाकर साकामोटो को कंट्रोल कर रहा था कि कब उसका ब्रेन ऑल्टर होगा और कब नहीं। मैड अपने अंदर भी एक इंजेक्शन लगाता है जिसके बाद उसका हाथ कुछ ज्यादा ही बड़ा और पावरफुल हो जाता है। जो देख सिन उसे लात मारने आगे बढ़ता है, लेकिन मैड एक बटन दबाकर उसके मूवमेंट को ही कंट्रोल कर लेता है और वो मैड की जगह साकामोटो को एक लात मार देता है, जिसके बाद साकामोटो कहता है नाइस किक बडी। मैड अकेला ही इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। मैड सोचता है पता नहीं क्यों मेरे लीडर को सिन में क्या इंटरेस्ट है, जबकि इसकी पावर तो बिल्कुल ही फालतू है। साकामोटो सिन को उठाता है और कहता है सिन की एबिलिटीज फालतू नहीं है और ये हम अभी साबित कर देंगे तुम्हें। फिर मैड सभी इंजेक्शंस को एक एक करके अपने अंदर लगा लेता है, जिसके बाद वो हल्क जैसा बन जाता है, पर हाँ सिर्फ देखने में ही। साकामोटो सिन को मैड के सामने खड़ा कर देता है और वो पहले ही सिन को बता देता है कि वो उस पर कौन सा अटैक करने वाला है। साकामोटो का माइंड रीड करके सिन सभी अटैक को डॉज कर लेता है और वो सभी अटैक मैड को जाकर लगते हैं। इसके बाद मैड की वो दोनों अच्छे से धुलाई करते हैं और उसे हरा देते हैं। इसके बाद लैब के सभी लोग सिन और साकामोटो के गर्दन में लगे हुए चिप को निकाल देते हैं और वो लोग अब नॉर्मल हो जाते हैं। सभी साइंटिस्ट सिन को देखकर बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं और उससे उस समय के लिए माफी मांगते हैं, जिस पर सिन उसे बताता है कि वो उनसे गुस्सा नहीं है और उसे उसकी पावर्स कुछ ज्यादा ही पसंद है। अब वो साकामोटो की शॉप पर काम करता है और अब उसकी लाइफ सॉर्टेड है। जिसके बाद वो साकामोटो से कहता है कि लेजेंडरी साकामोटो के पंचेस को डॉज करके उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और क्योंकि साकामोटो अब मोटा हो चुका है तो उसके पंचेस भी काफी ज्यादा भारी हो चुके हैं। जो सुन साकामोटो सिन को मारने का सोचता है और कहता है मेरे मोटापे को बीच में मत लाओ। अब वो दोनों लू को छुड़ाने जेल वाले एरिया की तरफ भागने लगते हैं और सिन साकामोटो से पूछता है आप तो ऑर्डर के मेंबर हुआ करते थे, तो क्या सभी ऑर्डर के मेंबर इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं? साकामोटो कहता है अगर सिन के जैसे 10 लोग भी ऑर्डर के एक मेंबर से लड़ेंगे तो मुश्किल है कि तुम सभी 6 सेकंड भी टिक पाओगे। ये सुनकर सिन को अच्छा नहीं लगता कि वो कुछ सेकंड भी एक ऑर्डर के मेंबर से नहीं लड़ सकता। साकामोटो कहता है अगर तुम्हारा कभी ऑर्डर से सामना हो तो मरे होने का नाटक करना। तभी अचानक इनके नीचे एक डोर ट्रैप खुलता है जिसमें साकामोटो गिर जाता है और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। इधर हम रेंडियर को देखते हैं जो अपने दो साथी फोनिगारा और टाकामिडो के साथ था, क्योंकि उसके सभी गार्ड्स को तो सिसिबा और ओसारागी ने खत्म कर दिया था। वो लोग उस रेंडियर से पूछते हैं कि स्लर कहाँ मिलेगा, क्योंकि उनका मिशन ही था स्लर को खोजना और खत्म करना। रेंडियर कहता है कि वो किसी स्लर को नहीं जानता, जिसके बाद सिसिबा उसे कहता है कि वैसे भी तुम सभी ने इस लैब को अपने अंडर लेकर जेए का कानून तोड़ा है, तो अब तुम सभी को मरना होगा। तभी वो दोनों गार्ड सिसिबा के पास पहुंच जाते हैं। ओसारागी पूछती है कि क्या सिसिबा की पूरी बात खत्म हो गई, और तुरंत ही चेनसॉ से उन दोनों को 2 टुकड़ों में काट देती है। सिसिबा कहता है अरे नहीं यार, तुमने तो मेरे सूट को खून से रंग दिया, अच्छा हुआ मैंने आज सस्ता सूट पहना था। इधर रेंडियर रोता हुआ कहता है अरे नहीं यार, तुम सभी ने कितने सारे मासूम लोगों की जान ली, इनकी फ्रेंड्स और फैमिली के बारे में भी नहीं सोचा, और अब वो उन दोनों को मार देगा। इतना कहकर वो अपने हाथ को खोलकर बहुत सारे चाकू निकालता है। फिर सिसिबा कहता है ये कैसी बेहूदगी भरी बातें कर रहे हो, तुमने भी तो न जाने कितनों को मारा है। इसके बाद रेंडियर बहुत तेजी से जाता है और सिसिबा के छाती पर एक कट लगा देता है और कहता है मास्टर के कहने पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी सिसिबा अपने हथौड़े से मारकर उसका गर्दन ही घुमा देता है और कहता है मतलब तुम सच में स्लर के लिए काम करते हो। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो रेंडियर पीछे से आवाज देता है। वो अब तक मरा नहीं था क्योंकि उसके शरीर के पुर्जे पहले से ही ढीले थे। तभी साकामोटो उसके ऊपर गिर जाता है और इन दोनों से पूछता है कि ऑर्डर में सब कैसे हैं। सिसिबा कहता है ये ओसारागी है, ऑर्डर की सबसे नई मेंबर। तभी रेंडियर पीछे से कहता है तो तुम ही हो द लेजेंडरी हिटमैन साकामोटो, जो मेरे मास्टर को घायल कर पाया था, और अब मैं अपने मास्टर के खातिर तुम्हें मार दूंगा। इसके बाद वो अपने दूसरे हाथ और मुंह से भी गन निकालता है। इधर जब ओसारागी साकामोटो को देखती है तो उसे वो बहुत ज्यादा क्यूट लगता है। उसे लग रहा होता है कि ये कोई टेडी बियर है। फिर हम सिन को देखते हैं जो कि जेल की ओर भाग रहा था। तभी सीबा गायब होकर सिन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन सिन अपने पावर की वजह से उससे बच जाता है। सीबा कहता है कि उसे बस पैसे कमाने से मतलब है और सिन को मारने के बाद उसे अच्छा बोनस मिलने वाला है। फिर सीबा गायब होकर सिन को मारने जाता है। सिन को ये तो पता चल रहा था कि वो कहाँ पर है, पर उसे ये पता नहीं होता कि वो कौन सा अटैक करने वाला है। सीबा लड़ाई में उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ हम साकामोटो को देखते हैं जिस पर वो रेंडियर बार बार अटैक कर रहा था। साकामोटो उसे देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये इंसान भी है या नहीं, क्योंकि उसके शरीर के अंदर से बहुत सारे वेपन्स निकल रहे होते हैं। पीछे
से शिशिबा कहता है कि हमें कोई जरूरी काम निपटाना है तो तुम ही इसे संभाल लो, जिस पर साकामोटो कहता है कि ऑर्डर के सभी मेंबर्स को मेरा हाय कहना है। तभी रेनडियर साकामोटो को मारकर दीवार में घुसा देता है। ओसारागी पूछती है कि हमारे बिना ये ठीक तो होगा ना, जिस पर शिशिबा कहता है हमारा असली टारगेट स्लर है, ना कि ये रेनडियर। ओसारागी कहती है साकामोटो दिखने में तो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, जिस पर शिशिबा उसे कहता है कि साकामोटो को थोड़ी दिक्कत तो जरूर होगी, लेकिन मैं उसे बरसों से जानता हूँ, वो कभी नहीं मर सकता। इसके बाद हमें सेवा को दिखाया जाता है जो कि सिन को चाकू मारने जाता है, लेकिन सिन अपना खून उसके ऊपर लगा देता है। तभी शिबा को एक बुलेट आकर लगती है जो कि असल में मासिमो ने चलाई थी, क्योंकि सिन ने पिसुके की परछाई देख ली थी, जिससे उसे पता चल जाता है कि मासिमो भी आसपास ही कहीं है। तो उसने शिबा के कपड़ों पे अपना खून लगा दिया ताकि मासिमो को शिबा की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल जाए। एपिसोड की शुरुआत में हम साकामोटो को देखते हैं जो कासिमा से कहता है तुम यहाँ से निकल जाओ, ये जगह मेरे दोस्तों को प्यारी है। जिस पर कासिमा उसे नीचा दिखाते हुए कहता है तुम तो बस मेरे अटैक को डॉज कर रहे हो, मैं तो बस यहाँ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा हूँ ताकि सभी एसेसियंस को एक ब्राइट फ्यूचर दे सकूं। वो कहता है वैसे भी अब तक तो मेरे साथियों ने तुम्हारे एम्प्लॉय की वाट लगा दी होगी, और साकामोटो पर अपने मुंह से गन निकालकर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी साकामोटो अपने पॉकेट से एक पेन निकालता है और उसके गन में घुसा देता है, जिसके कारण वो वहीं ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद साकामोटो कहता है जितना तुम समझ रहे हो उतने भी कमजोर नहीं है मेरे साथी। ये सुन कासिमा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसे नहीं पसंद कोई भी उसकी बातों का उल्टा जवाब दे। साकामोटो भी बोल पड़ता है मुझे भी ज्यादा बकबक करने वाले लोग पसंद नहीं। दूसरी ओर हम लू टानाका और आसाकुरा को देखते हैं जो जेल से भाग रहे होते हैं। तभी बहुत सारे गार्ड वहां आ जाते हैं, जिसे देख टानाका कहता है हमारा साथ यहीं तक था, अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। ये सुन लू उसका कॉलर पकड़ लेती है और कहती है तुम कहाँ चले मेरे परमिशन के बिना, और खुद में ही सोचने लगती है कि यहाँ से निकलने के बाद वो सबसे पहले सिन से माफी मांगेगी। इसके बाद हमें सिन को दिखाया जाता है जो कि शिबा के अटैक से बच गया था। इधर शिबा मासिमो के डर से एक पिलर के पीछे छिप जाता है, पर हमें तो पता ही है कि मासिमो के बुलेट्स कोई नॉर्मल बुलेट्स नहीं है। जिसके बाद मासिमो फिर से फायर करता है और बुलेट उसके फेस को टच करके निकल जाती है। इसके बाद वो इनविजिबल होकर इधर उधर भागने लगता है, जिसकी आवाज मासिमो सुन पा रहा था। मासिमो उस पर लगातार फायर करता है, जिसके कारण वहाँ का पूरा एरिया तहस नहस हो जाता है। तभी अचानक शिबा एक रेलिंग में खड़ा होकर उस पर कुछ फेंकता है, जिसके कारण मासिमो का हाथ ही कट जाता है। तभी शिबा वहाँ आता है और कहता है तुम्हें क्या लगा मेरे पास कोई सुपर पावर है जिसके कारण मैं इनविजिबल हो सकता हूँ, बल्कि ये तो सूट का कमाल है जो किसी भी चीज को इनविजिबल बना सकती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि शिबा ने एक रॉड को अपने सूट के अराउंड लपेटकर मासिमो की ओर फेंका था, जिसके कारण वो घायल हो गया था। मासिमो फिर से एक बुलेट फायर करता है जो शिबा का एक हाथ ही गायब कर देती है, पर शिबा वहाँ एकदम शांत रहता है। तभी पीछे से सिन मासिमो को सावधान रहने को बोलता है और हम देखते हैं कि शिबा का गायब हुआ हाथ अचानक ही वापस आ जाता है और मासिमो पर चाकू से हमला कर देता है। असल में यहाँ पर शिबा ने अपने सूट की मदद से अपने एक हाथ को ही गायब कर लिया था। शिबा उससे कहता है यू थर्ड क्लास हिटमैन, अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना ही था तो कुछ अच्छा प्लान करके आते। ये बोलते हुए वो वहाँ से इनविजिबल होकर जाने लगता है। तभी पिसुके उसे बुलेट ला कर देती है जो तुरंत ही वो फायर कर देता है, लेकिन बुलेट शिबा को ना लगकर एक वाटर स्प्रिंकलर में जा लगती है, जो देख शिबा उसका मजाक उड़ाने लगता है कैसा घटिया निशाना है तुम्हारा, तुमने तो मिस कर दिया। तभी वहाँ पे बहुत सारा पानी गिरने लगता है, जिसके कारण शिबा का लोकेशन रिवील हो जाता है और पीछे से सीन आकर एक जोरदार किक मारता है। वो किक इतना ज्यादा पावरफुल था कि शिबा उस किक से नॉकडाउन हो जाता है। ये देखकर मासिमो बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसका प्लान काम कर गया, पर सिन को तो उसकी कोई बात समझ ही नहीं आती। तभी उनके पीछे एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसे देख वो लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम साकामोटो और काशिमा को देखते हैं, जहाँ काशिमा कहता है ये जगह कुछ देर में सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों ने वहां पर बॉम्ब प्लांट कर रखा है ताकि सभी एविडेंस इसी ब्लास्ट में नष्ट हो जाएं। उन लोगों के पास बस 20 मिनट बाकी है, लेकिन साकामोटो कहता है उसे बस 5 मिनट ही चाहिए। जो सुनते ही काशिमा उस पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन साकामोटो सभी अटैक को आसानी से डॉज कर रहा था। फिर साकामोटो अपने जेब से वेपन्स निकालता है, जो कि है पेंसिल और कुछ स्टिकर्स। जैसे ही काशिमा उस पर अटैक करने आगे बढ़ता है, साकामोटो उस पर पेंसिल का लीड जोर से फेंकता है, जो कि उसके आंख में घुस जाती है। इसके बाद काशिमा बोलता है तुम्हें हराने के लिए तो मेरा एक ही आंख काफी है। तभी साकामोटो उसके दूसरे आंख में एक स्टिकर चिपका देता है, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं देख पा रहा था। फिर साकामोटो उसे बेल्ट से मारता है, जिसकी वजह से वो दूर दीवार में जा गिरता है। साकामोटो कहता है थर्ड ग्रेड हिटमैन ही हथियार पर निर्भर रहते हैं। इतनी बेरहमी से मार खाने के बाद भी काशिमा अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था, जो देखकर साकामोटो कहता है अबे तुम इमॉर्टल हो क्या। जो सुन काशिमा कहता है मुझे भी नहीं पता कि तुम्हें मुझे मारने के लिए क्या क्या करना होगा। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फिर काशिमा कहता है मास्टर जो भी बोलेंगे मैं वही करूंगा। तभी पीछे से एक ट्रेन आती है, वो दोनों जंप करते हैं और काशिमा ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है। काशिमा अपने मेटल वायर की मदद से साकामोटो को पकड़कर घसीटने लग जाता है,
और इधर साकामोटो एक वुडन प्लैंक की मदद से सर्फिंग करने लग जाता है। फिर साकामोटो अपने पास पड़े पेपर्स की मदद से उन मेटल वायर को कट कर लेता है और काशिमा को खींचकर एक दीवार में पटक देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग दीवार तोड़ते हुए एक ट्रेन के सामने आ चुके हैं। वो लोग अब ट्रेन का ग्लास तोड़ते हुए ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर सभी लोग इन दोनों को देखकर हैरान हो जाते हैं। कासिमो जैसे तैसे अपना बैलेंस बनाता है और देखता है कि साकामोटो उसके सामने है ही नहीं। कासिमो सोचने लगता है कि सच में साकामोटो तुम कमाल के हो, शायद इसलिए तुम मेरे मास्टर के इतने चहेते हो। जैसा उन्होंने कहा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। साकामोटो तुम अपने सराउंडिंग का बहुत ज्यादा अच्छा इस्तेमाल करते हो। वो सोचता है कि आखिर साकामोटो कहाँ छुपा हुआ है। फिर हम साकामोटो को देखते हैं जो कि फिर से पतला होकर अपने प्राइम फॉर्म में आ चुका था। वो उसके बगल में ही बैठा था। तभी साकामोटो उसके चेहरे पर एक जोरदार किक मारता है। कासिमा भी अब बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि साकामोटो की स्पीड बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी थी। साकामोटो उससे कहता है अगर तुम सच में अमर हो तो मैं बिल्कुल भी होल्ड नहीं करने वाला। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि काशिमा का था। वहाँ वो कुछ लोगों को बहुत बुरी तरह मारता है क्योंकि वो लोग एक बिल्ली को परेशान कर रहे थे। ये देख आसपास के लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो सभी लोग इसे बहुत उल्टा सीधा सुनाने लगते हैं, लेकिन काशिमा के मन में तो बस एक ही चीज चल रही थी कि आखिर ये लोग मुझे अपना क्यों नहीं रहे हैं। मैंने तो बस बुरे लोगों को मारा है, मैं तो बस जस्टिस सर्व करना चाहता हूँ, कहीं ये लोग पागल तो नहीं। तभी अचानक सभी लोग एक एक करके मरने लगते हैं और उस भीड़ में से एक बंदा निकलता है जो काशिमा के पास जाकर कहता है तुम सच में स्पेशल हो, तुम्हारी यहाँ कोई परवाह नहीं करता, मैं तुम्हें कम्प्लीटली एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनते ही काशिमा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें ट्रेन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ काशिमा साकामोटो से कहता है अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो तुम्हें छोटी छोटी चीजों का सेक्रीफाइस देना होगा। वो इतना बोल ही रहा था कि तभी साकामोटो उसे साइड में पटक देता है क्योंकि वहाँ एक बूढ़ी औरत थी जिसे वो सीट देना चाहता था। ये देख काशिमा सोचता है कि ये बहुत ज्यादा तेज हो चुका है, मैं इसके साथ बराबरी का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर साकामोटो एक छोटे से एरिया में जाता है जहाँ काशिमो पहले से खड़ा था। वो वहाँ का दरवाजा बंद कर काशिमो की अच्छी से धुलाई करता है। साकामोटो की पंचेस इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि काशिमो दरवाजा तोड़ते हुए बाहर फेंका जाता है और सोचता है ये तो एक मामूली बंदा है ना, लेकिन इसकी पावर बहुत ज्यादा है, आखिर मैं इसे जीतू तो जीतू कैसे। इसके बाद वो गोलियों की बौछार कर देता है, लेकिन हमारा साकामोटो तो साकामोटो है। वो एक रॉड से उन बुलेट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है जो कि उसने उस ट्रेन से उखाड़ा था, और तो और उस रॉड से काशिमो की अच्छे से धुलाई लगाता है। लेकिन तभी काशिमो अपने पेट से एक कैनन बाहर निकालता है और साकामोटो के ऊपर फायर कर देता है। साकामोटो उसे डॉज नहीं कर पाता और ट्रेन के कंपार्टमेंट को तोड़ते हुए दूसरे ट्रेन के सामने पहुंच जाता है। वो दूसरे ट्रेन के अंदर इतनी रफ्तार में भागता है कि वापस से अपने ट्रेन के अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ हम काशिमो को देखते हैं जो कि आराम से एक सीट पर बैठा हुआ था। वो सोचता है कि आखिरकार उसने दी लेजेंडरी साकामोटो को हरा ही दिया। तभी एक दरवाजा खुलता है और वहाँ खड़ा होता है हमारा साकामोटो। साकामोटो को देखकर काशिमा की तो बुरी तरह से फट जाती है और काशिमा वहाँ के लोगों को उठाकर साकामोटो पर फेंकने लगता है, पर हमारा साकामोटो वो सभी को कैच करके उनकी सीट पर बैठा देता है और काशिमा को एक जोरदार पंच मारता है जिसके कारण वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर सिन को कॉल करके बता देता है कि वहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है और साथ ही काशिमो को एक एचड़े के गाड़ी में फेंक देता है और सिन से कहता है जितनी जल्दी हो सके वहाँ के सभी लोगों को लेकर निकलो। इधर हम लू को देखते हैं जो सभी लोगों को बचा रही होती है उन गिर रहे मलबों से, पर वहाँ के साइंटिस्ट को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है क्योंकि अब तक यहाँ इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तभी एक मलबे का ढेर लू पर गिरने ही वाला होता है कि पीछे से सीन आकर उसे बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को देखकर ऑकवर्ड फील करने लग जाते हैं और इधर माशिमो भी इन्हें देखकर हैरान था। फिर अचानक ही हम देखते हैं कि लू रोने लग जाती है और सिन से माफी मांगने लगती है। सिन कहता है टेंशन मत लो, वैसे भी मैं पुरानी बातों को भूल चुका हूँ। तभी वहाँ आसाकुरा आता है और उसे देखने के बाद सिन बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है। वो आसाकुरा से वहाँ का मैप मांगता है क्योंकि अब कुछ ही देर बचे थे बॉम्ब के फटने में। फिर सिन अपनी पावर का यूज करके वहाँ के सभी लोगों की लोकेशन पता लगा लेता है। फिर लू और माशिमो को उन लोगों को बचाने के लिए भेज देता है। इधर सिन और आसाकुरा भी निकल जाते हैं दूसरे लोगों की मदद के लिए। आसाकुरा सोचता है कि तुम्हारी पावर्स तो काफी ज्यादा हैंडी है, जिस पर सिन उसे बोलता है कि मैंने आपको कहा था ना आपकी रिसर्च काफी ज्यादा औसम है। और ये सुन आसाकुरा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम शिशिबा और ओसारागी को देखते हैं जो कि सर्वेलेंस कैमरे को चेक कर रहे थे ताकि वो स्लर के बारे में पता लगा सके। तभी उन्हें वो दिख भी जाता है, लेकिन कैमरा क्वालिटी खराब होने के कारण वो स्लर का चेहरा नहीं देख पाते हैं। उसे देखने के बाद उन लोगों को मालूम हो जाता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, पर उन्हें इसे हराने में ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। फिर हमें सिन को दिखाया जाता है जो कि आसाकुरा को दूसरी
ओर भेजकर खुद आगे बढ़ने लग जाता है। तभी अचानक ही सिन अपने सामने स्लर को बैठा हुआ देखा है। उसकी ऑरा इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि सिन अपने जगह पर ही जम जाता है। सिन फील करता है कि वो एक झटके में ही उसके हाथों मारा गया, जिसके कारण उसकी बुरी तरह से फट जाती है। तभी स्लर उसके पास आता है और कहता है, तुमसे मिलकर खुशी हुई सिन, ताकामोटो को मेरा हाय कहना। और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही सिन पीछे मुड़कर देखता है, स्लर वहाँ से गायब हो चुका था। सिन भी अब सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये बंदा था कौन। इसके बाद हम सभी को लैब के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग समय रहते बाहर आ चुके थे। वो सभी लोग अपने मन में सिन और उसके ऑसम पावर की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं कि सिन कितना ज्यादा बड़ा हो चुका है और उसकी पावर के ही वजह से हम कल का सूरज देख पाएंगे। और उनके मन में ये सब चल रहे बातें सुन सिन बहुत ज्यादा खुश होता है। आसाकुरा साकामोटो का शुक्रिया करता है सिन का देखरेख करने के लिए। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे थे और अब मासिमो भी इनके फैमिली का हिस्सा बन चुका है। सिन और लू तो इधर खाने के लिए झगड़ रहे होते हैं। तभी साकामोटो उन्हें अपने मन में मारने की धमकी देता है, जिस पर सिन गुस्सा होते हुए कहता है कि आप मुझे हर बार मारने की मत सोचा करो। एपिसोड की शुरुआत में हमें साकामोटो की शॉप को दिखाया जाता है, जहाँ सभी की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, क्योंकि उन सभी लोगों ने लैब में जाकर फाइट जो किया था। सिन और लू तो ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे थे। तभी साकामोटो कहता है, इसका तो एक ही उपाय है रे बबुआ, और वो सभी को लेकर बाथ हाउस चला जाता है। बाथ हाउस के अंदर जाने के बाद सिन कहता है वो ऐसी जगह पहली बार आया है। वहाँ बाथ हाउस का ओनर, जो कि एक हिटमैन है और उसका नाम यूतरो है, वो जब साकामोटो को देखता है तो उसे कुछ धुंधला धुंधला सा याद आता है कि कहीं तो उसने इस बंदे को देखा है। तभी साकामोटो उसे टॉवेल मांगता है। जैसे ही वो टॉवेल लेने नीचे जाता है तो उसको साकामोटो और उसके ऊपर रखी गई इनाम का एक पोस्टर मिलता है। यहाँ वो समझ जाता है कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि द लेजेंडरी हिटमैन टारो साकामोटो है। इसके बाद सिन और साकामोटो टॉवेल लेकर नहाने चले जाते हैं, लेकिन शॉप का ओनर यानी कि यूतरो उन दोनों पर अपनी नजर बनाए रखता है। हम देखते हैं कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एक राज की बात बताऊं, सिन को क्या पता कि उसकी एंजॉयमेंट की यहाँ वॉट लगने वाली है, क्योंकि हमें यहाँ ये पता चलता है यूटरो ने साकामोटो को पकड़ने के लिए अपने बाथ हाउस में बहुत सारे ट्रैप्स बिछा कर रखे थे। तभी सिन कहता है कि यहाँ जेट बाथ भी है, उन्हें वो ट्राई करना चाहिए। वो दोनों जेट बाथ को एंजॉय कर रहे थे। तभी साकामोटो कहता है कि इसका प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है तो मजा ही आ जाता है। जिसके बाद सिन एक बटन दबाता है और इधर यूटरो भी अपने ट्रैप का बटन ऑन कर देता है, जिसके कारण बहुत तेजी से पानी फ्लो होता है और सिन हवा में फेंका जाता है, जिसके कारण उसे बहुत ज्यादा चोट आती है। और इधर हम देखते हैं कि साकामोटो तो उस जेट बाथ को और भी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। हम देखते हैं कि साकामोटो तो उन ट्रैप से आसानी से बच जा रहा था और उन सभी ट्रैप्स को एंजॉय भी कर रहा था, लेकिन इधर सिन की हालत उन ट्रैप्स की वजह से बहुत ज्यादा ही खराब हो जाती है। कभी वो हाई स्पीड स्प्रे से फेंका जा रहा है तो कभी आग में ही जल जा रहा है। इन सभी कारणों की वजह से उसकी बॉडी को आराम नहीं मिल पाता और वो वहीं बेहोश हो जाता है, जिसके बाद साकामोटो उसे अपने कंधे पर लाद कर बाहर लाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लू और साकामोटो टेबल टेनिस खेलने लग जाते हैं। तभी यूतरो सोचता है कि वो इन सभी को नहीं मार पाएगा और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वो हिटमैन बनने के लिए अपने घर को छोड़कर चला गया था। तभी वहाँ कुछ गुंडे आते हैं और यूतरो को परेशान करने लगते हैं, क्योंकि यूतरो अभी तक उस शहर को छोड़कर नहीं गया था। वो लोग उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है और रोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि साकामोटो टेबल टेनिस खेलते हुए उनमें से एक बंदे को बॉल से मारता है, जिसके कारण वो दूर जाकर फेंकाता है और दूसरा बंदा यूतरो का मुंह पकड़ लेता है। तभी साकामोटो उसे आइसक्रीम स्टिक फेंक कर मारता है, जिसके कारण दूसरे बंदे का भी गेम ओवर हो जाता है। फिर हम देखते हैं यूटारो साकामोटो से कहता है, तुम्हें तो मेरे सभी प्लान्स के बारे में पता था, तो तुमने मेरी मदद क्यों की? जिस पर साकामोटो कहता है ये जगह उसे पसंद है, यहाँ उसने बहुत ज्यादा ही इंजॉय किया। साकामोटो की ये बात सुन यूटारो हैरान हो जाता है, क्योंकि आज तक उसे किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया था और इस बार कॉम्प्लीमेंट भी आया तो द लेजेंड से। इसके बाद साकामोटो अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला जाता है और इधर यूटारो अपने पापा को कॉल करता है और बोलता है कि वो अपने फैमिली बिजनेस ही रन करना चाहता है। जिस पर उसके पापा बोलते हैं, तो तुम्हारे हिटमैन बनने के सपने का क्या? तो वो बोलता है उसने हिटमैन बनने का सफर अब यहीं छोड़ दिया है। इसके बाद हमें साकामोटो की शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सिन की हालत अभी भी बहुत ज्यादा खराब लग रही थी, क्योंकि हमें तो पता ही है बाथ हाउस में वो सभी ट्रैप्स में फंस गया था, जिसके कारण उसकी बॉडी को बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाता। इसके बाद सिन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जापानीज एयरपोर्ट पे एक चाइनीज बंदा आता है, जो कि किसी को वापस चाइना ले जाने की बात कर रहा होता है। इधर साकामोटो सिन और लू को लेकर एक फैमिली रेस्टोरेंट में जाता है कुछ खाने के लिए। वहाँ लू को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो बोलती है वो आज तक कभी भी इससे पहले फैमिली रेस्टोरेंट में नहीं आई है, उसके घर पर ही हमेशा शेफ खाना बना दिया करते थे। तभी सिन बोलता है कि क्या तुम्हें अपने घर की याद नहीं आती, तुम अपने दोस्तों को मिस नहीं करती हो? यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, लू एक माफिया फैमिली से बिलोंग करती है, जिन्हें चाइना में ट्राइड कहा जाता
जाता है। लू बोलती है उसे यहीं ज्यादा मजा आ रहा है, वो वापस नहीं जाना चाहती। हम देखते हैं कि जो बंदा चाइना से जापान आया हुआ है वो लू के पीछे ही बैठा हुआ होता है। वो चाइनीज में कुछ बोलता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तभी वहाँ एक और बंदा आता है और सिन पर गन पॉइंट कर देता है, और इधर साकामोटो पर भी वो बंदा गन शूट कर देता है। लेकिन हमारा साकामोटो उसकी बुलेट को अपने फॉक से ही पकड़ लेता है और सिन दूसरे बंदे की गन छीनकर उसके फेस पर कॉनी मार देता है, जिससे वो बंदा वहीं गिर जाता है। इधर हम देखते हैं कि साकामोटो भी उस बंदे का कॉलर पकड़ के उसे टेबल पर पटक देता है। लू उस बंदे को देखकर पहचान जाती है और कहती है तुम वुटांग हो ना। वुटांग लू से कहता है बहुत समय हो गए आपसे मिले हुए मिस्ट्रेस। लू कहती है तुम अभी तक जिंदा हो वुटांग। तभी सिन और साकामोटो पूछते हैं कि आखिर ये बंदा है कौन और तुम इसे कैसे जानती हो, जिस पर लू बताती है ये बंदा वुटांग है और ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया करता था। तब वुटांग बोलता है तुम्हारे डैड की मौत के बाद लू फैमिली का कोई भी लीडर नहीं है, इसलिए हम सभी चाहते हैं कि तुम अब अगली लीडर बनो। लू को उसकी बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है वो इस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहती और उसे लीडर बनने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो ऐसा करो तुम ही लोगों में से कोई लीडर बन जाओ। ये कहते कहते वो वुटांग के बहुत ज्यादा नजदीक आ जाती है। लू को इतना ज्यादा करीब देख उसके नाक से खून आ जाता है जो लू के पूरे चेहरे में जा लगती है और वो रोने लगती है, जिसके बाद सिन उसके पास जाकर उसके चेहरे पर लगे खून को साफ करता है। लू बताती है कि वुटांग की हरकतें बहुत ज्यादा अजीब है, वो बिल्कुल ठरगियों जैसा बिहेव करता है। बचपन से ही वो हमेशा उसे स्टॉप किया करता था। यहाँ हमें ये बात तो पता चल जाता है कि वुटांग लू को चाहता है। लू बोलती है वो साकामोटो के साथ ही काम करना चाहती है और उसका ट्राइड से कोई भी लेना देना नहीं है। लू की बात सुनकर वुटांग कहता है अच्छा बेटा तो तुम ही हो साकामोटो जो मेरे मिस्ट्रेस और मेरे सामने एक कांटा बनकर खड़े हो, तुम्हें तो मैं अभी ही हटा दूंगा। वुटांग की बातों का रिप्लाई देते हुए सिन कहता है तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, साकामोटो नहीं। इनसे भिड़ने से पहले तुम्हें मुझसे भिड़ना होगा। फिर हम देखते हैं कि वुटांग तुरंत ही अपने कदमों को पीछे कर गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है तुम लोग मुझे बेवकूफ समझे हो क्या, जो मैं तुम सभी से बिना हथियार के लड़ूं। लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, इसके अलावा भी दूसरा रास्ता है मेरे पास, जिसमें अगर मैं जीता तो लू वापस मेरे साथ चाइना चलेगी और अगर तुम जीते तो लू हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। और साथ ही मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि साकामोटो पर 1 बिलियन का इनाम रखने वाला कौन है। वुटांग की बात सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तभी सिन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि किसने इनके ऊपर ये इनाम रखा है, जिसका रिप्लाई देते हुए वुटांग कहता है तुम हमारी ट्राइड इंटेलिजेंस को इतना भी कम मत आको, हमारी माफिया फैमिली से कुछ भी नहीं छुपा। सिन और साकामोटो उसकी ऑफर को लात मारते हुए कहते हैं हम तुम्हें लू को नहीं देने वाले, और तो और हम खुद ही पता लगा लेंगे कि किसने मेरे ऊपर ये इनाम रखा है। इसके बाद सिन और साकामोटो अपनी टेबल पर वापस बैठ जाते हैं, लेकिन तभी लू उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है, जिस पर सिन बोलता है अरे बेवकूफ तुम्हें पता भी है अगर हम हार गए तो तुम्हें वापस चाइना जाना होगा। जिसका जवाब देते हुए लू बोलती है कि बॉसमैन के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लू जैसे ही उसका ऑफर एक्सेप्ट करती है वुटांग उन्हें अपने साथ चलने को बोलता है। फिर हम देखते हैं कि वो उन सभी को कहीं लेकर जाता है और सभी को नए नए कपड़े पहनने को बोलता है। यहाँ मजे की बात तो ये है कि वुटांग लू को एक आलीशान चेंजिंग रूम में भेजता है और इन दोनों को एक घटिया पुराने फटे हुए चेंजिंग रूम में। इन लोगों के कपड़े बदल लेने के बाद वुटांग इन सभी को एक अंडरग्राउंड कैसीनो में ले जाता है, जहाँ दुनिया भर के माफिया पैसा कमाने आते हैं। इसके बाद वुटांग इन सभी को 30 मिलियन कैश चिप्स में कन्वर्ट करके देता है और उन्हें कैसीनो का रूल समझाते हुए गैम्बलिंग करने को बोलता है। जो भी कम समय में ज्यादा पैसा कमाएगा वो इस कॉन्टेस्ट को जीत जाएगा। वुटांग की बात सुनकर साकामोटो कहता है ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद वुटांग वहाँ से आगे चला जाता है। फिर साकामोटो लू से कहता है तुम घबराओ मत, हमारे पास सीन है ना, हम उसकी माइंड रीडिंग एबिलिटी को यूज करके इस कॉन्टेस्ट को जीत लेंगे। जिस पर लू बोलती है हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। तभी सीन बोल पड़ता है मुझे तो गैम्बलिंग का जी भी नहीं पता। ये सुन लू बहुत ज्यादा पैनिक हो जाती है और कहती है भले ही वुटांग फिजिकली स्ट्रांग ना हो, लेकिन उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है। उसके तेज दिमाग की वजह से ही वो हमारे फैमिली का एडवाइजर है और टॉप पोजीशन पर है। हम देखते हैं कि जितनी देर ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं उतनी देर में तो वुटांग ने 3 गुना पैसा कमा भी लिया था। वुटांग कहता है मैं अपने मिस्ट्रेस को वापस पाने के लिए कुछ भी दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। एपिसोड की शुरुआत में सिन सजेस्ट करता है कि वो सभी पैसे को इवनली बांट ले, और वैसे भी ये गेम लक का है तो जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट रहेंगे उनके जीतने के चांसेस उतने ही ज्यादा है और उन्हें ज्यादा परेशानी भी नहीं होगी। जो सुनते ही लू घबरा जाती है और कहती है मेरे को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वुटांग हमारे फैमिली का सबसे तेज बंदा है और वो लक वाला गेम तो बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहेगा। वुटांग भी इनकी बातें सुन लेता है और उनका रिप्लाई देते हुए कहता है भले ही तुम सभी को ये लक का गेम लग रहा हो, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गेम एक पैटर्न को फॉलो करती है
एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं तुम सभी को ये रिकमेंड करूंगा कि तुम इन सब चीजों से दूर ही रहा करो। तभी वुतांग हर एक बाजी को जीतता ही जा रहा था। ये देखने के बाद लू बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहने लगती है, हाय राम, ये मैंने क्या कर दिया, मुझे इसका चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था। तभी साकामोटो उन सभी को बताने लग जाता है कि कैसे हिटमैन बनने के लिए भी काफी ज्यादा स्किल्स जरूरी होती हैं, और अगर वो लोग अपनी जिंदगी को अपने किस्मत के भरोसे छोड़ दें तो पता नहीं कब मारे जाएं। साकामोटो की मोटिवेशनल स्पीच के बाद लू और सिन तैयार हो जाते हैं सट्टा लगाने के लिए। सबसे पहले हम सिन को देखते हैं, जो कि एक टेबल में जाकर बैठ जाता है जहां कार्ड्स का गेम चल रहा था। टेबल पे बैठे सभी बंदे सिन की नौसिखिया हरकतों को देख उसे लूट लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था ये एक न्यू प्लेयर है। लेकिन उन्हें क्या पता, उनके किस्मत में कुत्ते ने मूत दिया है, क्योंकि हमें तो पता ही है सिन सभी का माइंड रीड कर सकता है। तभी एक आदमी से गेम की शुरुआत होती है, लेकिन सिन को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि उसे तो रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर वहाँ लू की एंट्री होती है, जो सिन से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो, तुम्हें रूल्स के बारे में कुछ पता भी है? जिसका रिप्लाई देते हुए सिन कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता। जो सुनते हैं लू बहुत ज्यादा घबरा जाती है और एकदम से उसकी जगह छीनने की कोशिश करती है, लेकिन सिन उसे मना कर देता है। उसी बीच इनके झगड़े के दौरान ही सिन का कार्ड्स नीचे गिर जाता है, जो बगल वाला बंदा देख लेता है। कार्ड्स को देखने के बाद वो एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि सिन के पास विनिंग कार्ड्स थे। जो बात सिन को भी पता चल जाती है, क्योंकि हमें तो पता ही है वो सभी का माइंड रीड कर सकता है। तभी बगल वाला बंदा सिन को बोलने लगता है कि अगर उसने पैसे लगाए तो क्या पता वो हार जाए और सब कुछ गवा दे। लेकिन यहाँ पर सिन अपने पास पड़ी हुई सभी पैसे को एक बार में ही दांव पर लगा देता है, और क्योंकि उसके पास विनिंग कार्ड्स थे तो वो एक बार में ही अपने सारे पैसे को डबल कर लेता है। दूसरी तरफ हम साकामोटो को देखते हैं, जो किसी टेबल के पास पहुंच गया था, जहां उसे पैसे डबल करने के लिए कोई सा भी एक कलर चुनना होगा। और यहाँ पे मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी ने ऐसा सिमिलर गेम तो खेला ही होगा, जहाँ पर आप सभी को लाल और हरा कलर चुनना है, जिसके बाद आपके पैसे डबल हो जाएंगे। लेकिन दुख की बात तो ये है कि आप सभी ने न जाने कितने पैसे उस गेम में डुबाए होंगे। खैर छोड़िए, चलिए साकामोटो की कहानी जानते हैं। साकामोटो अपने सारे पैसे को एक बार में ही एक कलर पे लगा देता है, सिवाय एक चिप के। ये देख वहाँ के सभी बंदे हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं, क्योंकि आज एक बेवकूफ उनके हत्थे चढ़ गया है। तभी अचानक से साकामोटो के किस्मत का पहिया घुमाया जाता है। व्हील को घुमाने वाला बंदा सोचता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आएगा तो वही कलर जो मैं चाहूंगा, क्योंकि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई है। साकामोटो का किस्मत उतना भी अच्छा नहीं था। उसने जो कलर चूज किया था वो ना आकर दूसरा कलर आने वाला था। जो देख साकामोटो अपने पास रखी एक चिप को बहुत तेजी से व्हील की ओर फेंकता है, जिसके कारण उसका चूज किया कलर आता है और वो जीत जाता है। एंड यहाँ पर उसके पैसे भी डबल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वुटांग का बंदा उसके पास आता है और बताता है कि सिन और साकामोटो अपने अपने गेम्स को जीत रहे हैं। यहाँ पे हमें वुतांग के गेम्स को जीतने का राज बताया जाता है, जहाँ पे वो सभी कार्ड्स के अपेयर होने से पहले ही उनकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लेता है। और आप सभी ने 10-12 में प्रोबेबिलिटी तो पढ़ा ही होगा, तो आप सभी को पता ही है कि प्रोबेबिलिटी काम कैसे करती है। वुतांग का तो यहाँ पर एक ही मकसद है, सभी गेम्स को जीतकर अपने मिस्ट्रेस को वापस चाइना ले जाना। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ वुतांग को सभी बच्चे बुली कर रहे थे, क्योंकि वो फिजिकली कमजोर था, पर हाँ मेंटली वो बहुत ज्यादा तेज तर्रार बच्चा था। तभी वहाँ लू आ जाती है और वुतांग को उन बच्चों से बचा लेती है, जिसके बाद लू उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो, लेकिन वुतांग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। इसके बाद लू को पता चलता है कि वुतांग भी उसी के फैमिली का हिस्सा है। जो सुन लू शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने फाइट बैक नहीं किया था। ये सुनने के बाद वुतांग उसे बताता है कि ये तो उसका मास्टर प्लान था, ताकि बाद में वो उन सभी से बदला ले सके। पर मन ही मन सोचता है कि मैं भी कैसा फालतू एक्सक्यूज दे रहा हूँ। ये सुन लू बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और उसे बताने लगती है कि उसके पापा ने कहा कि सभी लोगों के पास कम से कम एक वेपन तो होता ही है, और तुम्हारे पास तो तुम्हारा इंटेलिजेंस है। ये सुनने के बाद वुटांग को लगने लगता है कि आखिरकार किसी ने उसे अपनाया है। फिर वो बहुत ज्यादा मेहनत करने लगता है और कुछ सालों बाद वो माफिया ऑर्गेनाइजेशन का मास्टरमाइंड बन जाता है। वो डिसाइड करता है कि चाहे उसके मिस्ट्रेस के रास्ते में कोई भी आए, वो उन सभी को साफ कर देगा। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गेम खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने जीते हुए पैसे को लेकर आते हैं। लेकिन आश्चर्य वाली बात तो ये है कि उन दोनों के पास सेम ही विनिंग अमाउंट होता है। इसका मतलब समझा विनोद, मैच ड्रॉ हो चुका है। इसके बाद एक गैंग मेंबर वुटांग के कान में कहता है कि हमें इन लोगों को गोली मार देना चाहिए, लेकिन वुटांग उसे साफ साफ मना कर देता है। फिर वो लोग एक गेम खेलने को बोलते हैं, पर साकामोटो को तो इस गेम का भी रूल नहीं पता। फिर वो लोग एक कार्ड्स का गेम खेलते हैं
और इस गेम का सिंपल रूल है, जिस टीम के पास भी लास्ट में जोकर बचेगा वो टीम हार जाएगी। गेम शुरू होते ही सिन अपने पावर की हेल्प से जोकर का पता लगाने लग जाता है, पर उसको माइंड रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लू के चेहरे से ही साफ साफ पता चल रहा था कि जोकर उसी के पास है। और उसका एक्सप्रेशन देख वहाँ सभी लोग समझ जाते हैं कि लू के पास ही जोकर है, पर वो लोग भी लू को क्या ही बोलते हैं। इसके बाद लू की बारी आती है और वुटांग उसका कार्ड चूज करने लगता है। लू का एक्सप्रेशन देखकर वुटांग समझ जाता है कि जोकर वाला कार्ड कौन सा है और वो उसे सेलेक्ट कर लेता है, जिसके बाद लू गेम से बाहर हो जाती है। अब गेम में सिन और साकामोटो ही बचे हैं। सिन वुटांग की माइंड को रीड करने की कोशिश करता है, पर वुटांग उसे बताता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास माइंड रीडिंग एबिलिटी है। हम ह्यूमंस 3 टाइप की कॉन्शियसनेस को रीड कर पाते हैं। सबसे पहला है वर्बल कॉन्शियसनेस, सेकंड है प्री कॉन्शियसनेस और थर्ड है सब कॉन्शियसनेस। और मुझे बस ये पता लगाना है कि तुम इन तीनों में से कौन सी कॉन्शियसनेस को रीड कर सकते हो। ये सुन सिन शॉक हो जाता है और वापस से माइंड रीड करने की कोशिश करने लग जाता है। और इधर वुटांग अपने माइंड में इतना ज्यादा कैलकुलेशन और डाटा को सोचने लग जाता है कि सिन का माइंड उसके साथ कीप अप नहीं कर पाता। उसका माइंड ओवरलोड हो जाता है, जिसके कारण उसके नाक से खून आने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। यहाँ वुटांग को ये समझ में आ जाता है कि सिन वर्बल माइंड को रीड कर सकता है। इसके बाद गेम फिर से कंटिन्यू होता है और साकामोटो अपने सुपर स्पीड से दूसरे बंदे की कार्ड्स को देख लेता है, जो वुटांग नोटिस कर लेता है और साकामोटो से कहता है तुम यहाँ चीटिंग नहीं कर सकते, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। गेम खत्म होते होते सभी लोग आउट हो जाते हैं, बस साकामोटो और वुटांग ही बचते हैं। फिर वुटांग साकामोटो के जोकर वाली कार्ड की ओर इशारा करते हुए आगे आता है, पर साकामोटो उसके ओर बस घूरे जा रहा था। फिर वुटांग उस कार्ड को खींचने वाला होता है, पर साकामोटो अपने कार्ड को बहुत जोर से पकड़ता है, जिसके कारण वुटांग उसे खींच ही नहीं पा रहा था। फिर अचानक वो उस कार्ड का ग्रिप लूज करके दूसरे कार्ड से बदल देता है, जिसके कारण वुटांग के हाथ में जोकर वाला कार्ड आ जाता है। ये सभी नाटक होता हुआ देख वुटांग के गार्ड इन सभी पर गन पॉइंट कर देते हैं, क्योंकि ये सभी लोग माफिया से हैं और इनका एक ही रूल है कि अगर प्यार से मिले तो ठीक, वरना हम मार के निकलवा लेंगे। वो लोग वुटांग पर भी गन पॉइंट कर देते हैं और कहते हैं बहुत हो गया तुम्हारा ये फालतू गेम्स, हम सभी तंग आ चुके हैं। खुद के ऊपर गन देख वुटांग गिव अप कर देता है। तभी साकामोटो उससे कहता है क्या जी तुम अपनी क्रश को इम्प्रेस नहीं करोगे। तभी वुटांग को याद आता है कि लू हमेशा उसकी अक्लमंदी का तारीफ किया करती थी। फिर अचानक से वुटांग उन लोगों से कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ, मैंने पहले ही इन सभी गन्स को मॉडिफाई कर दिया था कि जब भी कोई फायर करे तो गन हाथ में ही फट जाए। तभी सभी लोग घबरा कर अपने गन्स नीचे कर लेते हैं और मौका मिलते ही साकामोटो और लू इन सभी लोगों की बत्ती गुल कर देते हैं। और फाइट के बीच में तो साकामोटो कार्ड से ही उन लोगों के कपड़े को काट देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें साकामोटो की शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहां अब वुटांग भी उनके साथ काम करने लगता है। वो साकामोटो के ऊपर लगी हुई बाउंटी का इन्फॉर्मेशन देते हुए कहता है कि तुम्हारी बाउंटी की असली वजह कोई और नहीं बल्कि स्लर है। ये सुनने के बाद साकामोटो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और बुरी बात तो ये है कि उन लोगों के पास स्लर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर उन लोगों के पास कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे साउथ ईस्ट में एक जेल ब्रेक हुआ था और कई सारे लोगों को बहुत ही ब्रूटली मारा गया था। और हैरानी वाली बात तो ये है कि वहाँ के दीवार पर भी सेम वही खून से एक्स का मार्क बनाया गया था। और वुटांग का एक फ्रेंड भी है जो जापान में डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने का काम किया करता है। उसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जापान में कुछ अजीब से हालत में डेड बॉडीज को पाया गया है। जैसे कि एक डेड बॉडी में बहुत सारे छेद हो रखे थे और दूसरे डेड बॉडी की तो पूरी स्किन ही निकाल ली गई थी और एक का तो टुकड़ा टुकड़ा कर दिया गया था। और लास्ट वाला तो बहुत ही ज्यादा भयानक है, जिसमें एक बॉडी को इतने प्रेशर से दबाया गया था कि वो एक छोटा सा मीट बॉल बन गया था। ये सुनने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इन डेड बॉडीज का उनके केस से क्या संबंध है वो सभी वुटांग से पूछते हैं। वुटांग उन्हें बताता है कि साउथ ईस्ट एशिया से कुछ प्रिजनर्स एस्केप किए थे और उन लोगों का मारने का तरीका भी बिल्कुल ही इस केस से सिमिलर है। इसके बाद हमें मॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 3 बंदे और एक बंदी बैठी हुई थी और इनको ऐसे बैठा देख वहाँ के सभी लोग बहुत ही अजीब तरीके से घूर रहे थे। जिसमें से लड़की का नाम डंप होता है और उसका बॉडी काउंट 180 है। और बॉडी काउंट क्या है वो तुम खुद ही समझ लो। ये बहुत ही ज्यादा गुस्सैल नेचर की है। इसे वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वहाँ के सभी लोग इन सभी को घूर रहे थे। दूसरे बंदे का नाम सा होता है और उसका बॉडी काउंट 64 है। ये बहुत ही ज्यादा चिल बंदा होता है, वो आराम से वहाँ बैठकर अपना मांगा पढ़ रहा है। तीसरे बंदे का नाम एपार्ट है और इसका बॉडी काउंट 206 है। ये बंदा तो वहाँ बैठा बैठा रो रहा था क्योंकि उसके बर्गर में अचार निकल गया था। चौथे बंदे का नाम
नाम मिनिमलिस्ट है और इसका बॉडी काउंट सबसे ज्यादा है 370। वो सभी वहाँ बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर कासिमा की एंट्री होती है। वो उन लोगों का स्वागत करता है और उन लोगों को साकामोटो और उनकी टीम का डिटेल देते हुए उन्हें मारने का सुपारी देता है, जो देख उन सभी का मूड खराब हो जाता है क्योंकि इतने चंगू मंगू से टारगेट के लिए उन्हें यहाँ आना पड़ा। ये सुनने के बाद कासिमा साकामोटो और उसकी टीम को ना अंडर एस्टिमेट करने की वार्निंग देता है। तभी मिनिमलिस्ट बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन है। ये बोलते हुए वो वहाँ पड़ी टेबल को उठाता है और उसे क्रश करने लग जाता है और एकदम से एक बॉल बना देता है। वो सभी कासिमा से पूछते हैं कि आखिर उसने उन लोगों की मदद क्यों की जेल से बाहर भागने में, जिसका कासिमा कोई जवाब नहीं देता। फिर वो लोग 1 मंथ का टाइम लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी कासिमा बताने लगता है कि ये लोग जीने के लिए नहीं मारते बल्कि जीते हैं मारने के लिए, जो कि प्योर इविल है और यही इनकी तकदीर है। इसके बाद हमें साकामोटो की शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ वुटांग को अपना सैलरी मिल चुका था, लेकिन अभी भी उसका माइंड नहीं बदलता। वो जल्दी से जल्दी लू को लेकर चाइना वापस जाना चाहता है। तभी साकामोटो उसे अपने और भी कॉन्टेक्ट से बात करने को बोलता है ताकि उन लोगों को स्लर के बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि इनका प्लान तो ये है कि जेए से पहले ही वो खुद ही स्लर से निपट लें। जो सुनते ही वुटांग एकदम से इरिटेट हो जाता है क्योंकि वो सभी एक साइकोपैथ किलर से डील करने का सोच रहे हैं। जो सुनने के बाद साकामोटो कहता है तब तो ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हम ही इनसे निपटे। यहीं पर हमारा साकामोटो डेज का सीजन 1 खत्म होता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें।